हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारिस सुपुन के पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि वो लांगसिया, बाइसा और उसके साथ मास्टर सुवांग तीनों मिलकर फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर आ जाते हैं। और वहां पर आने के बाद लांगसिया बाइसा को गुड मॉर्निंग बोल के वहां से कम्प्लीटली चले जाते हैं। और वहां से चले जाने के बाद मास्टर सुवांग बोलेंगे तो ओहो बच्चे, वो लांगसिया हमेशा हर बंदों के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, पर मैं देख सकता हूँ तुम्हारे साथ इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं रहती, तो इसीलिए क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है कि? ये सुनने के बाद बाइसा बोल रहा होता है बुढ़ा होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो, पर हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनने के तुरंत बाद वो मास्टर सुवांग वहां से ज्यादा बोला होता है बुढ़ा होगा तेरा बाप, इसीलिए दफा हो जाए ऐसे। तब बाइसा बोलने लगता है कि मास्टर सुवांग आपने पहले मुझे ये बोला था कि आप मुझे अपना डिसेबल बनाने के लिए तैयार हो, और इसके साथ साथ ये आपका पूरा नॉलेज भी मुझे पास डाउन करने के लिए तैयार हो, तो इसलिए अभी आप पास डाउन करेंगे क्या? ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोले थे नहीं नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास मूड नहीं है, तो इसीलिए बाद में कभी मिला तब पास डाउन करूंगा। वो भी तब मेरा मन करा था, वरना मैं अपना पूरी जिंदगी पर तुझे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद बाइसा हिल जाता और पूछने लगता है अगर ऐसी बात है तुमने मुझे क्यों डिसेबल बना लिया? क्या सभी लोगों के सामने मुझे दिखाने के लिए है क्या? और तभी पैसे छोड़े किसी और जगह पे किसी और समय पर, तब हम देखते हैं मास्टर सुवांग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। तभी इसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं, उनमें से एक बंदा बोला होता है तुम ही अकेला बचा हो, फिर भी तुम हमें बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर रहे हो। अगर तुम जिंदा बच के यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम हमारे साइड आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूँ, या तो हमारे साइड ज्वाइन हो या मरो यहीं पर। और इसे देखने के बाद मास्टर सुवांग चिल्ला रहा होता है तुम कमी ने कही क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने गार्ड ऑफ कुकिंग को पूरी तरह से धोखा दिया है, और उतना ही नहीं हमारे ही काफी सारे दोस्त को जान से मार डाला है, और तुम अब गार्ड ऑफ कुकिंग को भी मार के उसका स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को अपना बनाना चाहते हो, पर मेरे रहता पर मैं सपने भी नहीं बोला हूँ, तो इसीलिए मारो ये बोल के ये बंदा उन तीनों पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद वो तीनों लोग भी अगर ऐसी बात है तो अब मारो ये बोल के वो तीनों लोग भी जोरदार अटैक इस पर कर देते हैं। और तभी मास्टर सुवांग अपने नींद से जग जाता है। उसके बाद अपने मानी महसूस होता है अरे यार फिर से वही सपना, पिछली जिंदगी में उसी दिन मेरे दोस्त यानी 6 गार्ड्स मारे गए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तीनों कमीने मिलकर गार्ड ऑफ कुकिंग को भी जान से मार डाल चुके होंगे। मैं काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि एक बार रिबॉर्न होने के बाद मुझे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट मिला, उसी की वजह से सिर्फ उसी की वजह से मेरा पुरानी जिंदगी के मेमोरीज मुझे फिर से वापस आ गए। और मेरा बाकी दोस्त यानी बचा हुआ 5 गार्ड कहाँ पर गया और कहाँ रिबॉर्न हो गए उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और अगर हम गार्ड ऑफ कुकिंग के बारे में बात करें तो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और उसी के ढूंढते ढूंढते मुझे काफी साल लग गए, फिर भी इतना ढूंढने के बाद भी उसके बारे में मुझे कुछ भी आता पता नहीं चल रहा। और तभी इसके डोर के बाहर से कुछ आवाज आने लगता है और बोलने लगते है कि मास्टर मैं क्या अंदर आऊं? ये सुने बाद उसका मास्टर परमिशन देता था कि आजा आजा अंदर आजा। ये सुने तुरंत बाद वो अंदर आ जाते हैं, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ईजिया नहीं होती है, और यही इस मास्टर सुवांग के पहले डिसेबल होती है। इसके वजह से पूछने लगता है कि मास्टर सुवांग मैं सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ से बाहर गई थी, उतने में आप एक और डिसेबल को बना लिया। अगर ऐसी बात है मास्टर उस बंदे को मुझे एक बार दिखाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो बंदा मेरे जूनियर बनने के लायक है नहीं। ये सुने मास्टर सुवांग बोलने लगता हाँ दिखाता हूँ इतना भी जल्दी क्या है, पर उससे पहले मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम्हारे हाथ में वो क्या है। ये सुने एक बात ये ईजियन बोलने लगता है कि आपको किस तरह का टी पत्ते पसंद है, उस तरह का टी पत्ते को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा समय लगता है, फिर भी फाइनली मुझे मिल गया, और इन्हीं टी पत्तियों को मैं आपकी गिफ्ट के तौर पर ले आ चुका हूँ। मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि आपको गिफ्ट बिल्कुल ही पसंद है, फिर भी ऐसे ले लीजिए। ये सुने बाद मास्टर सुवांग बोले ओके टी पत्ते मैं ले लूंगा, और ये टी पत्ते के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, पर मैंने तुम्हें जो काम दिया उसके बारे में क्या? ये सुने बाद ईजियन बोले आपने जिस तरह के आर्टिफैक्ट के बारे में पता करने के लिए पूछा था वो सारे आर्टिफैक्ट के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और इनके बारे में मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे फादर ने काफी लोगों से पूछा था, और वो सारे लोग मेरे फादर जितना ही टैलेंटेड आर्टिफैक्ट रिफाइनर थे, फिर भी उन लोगों को भी कुछ भी नहीं पता चला। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोले ओहो ऐसी बात है। ये बोलने के बाद ये अपने मनी में सोचने थे जब हम 6 गार्ड्स मर गए थे तब हमारे स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी कहीं पर घूम गए थे, और लकी वजह से मेरे पिछले जिंदगी स्पिरिट आर्टिफैक्ट यानी मेरे हाथों के अंदर ये फैन मुझे मिल गए, तो इसलिए तब से लेकर अब तक मेरे दोस्तों के सारे आर्टिफैक्ट के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये उम्मीद से कि अगर उन आर्टिफैक्ट के बारे में पता चल जाएगा उसके साथ साथ ही मेरे दोस्त के बारे में मुझे पता चलेगा। पर मेरा लक काफी ज्यादा गाड़ी आती, तो इसकी वजह से मेरे दोस्तों के बारे में नहीं बल्कि उनके आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अभी सामने से ईजियन बोलने लगते हैं कि मास्टर आपने मुझे 5 आर्टिफैक्ट की पेंटिंग करके दिखाया, उनमें से किसी के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा, और आपने उसके बाद 6 पेंटिंग बनाया 6 आर्टिफैक्ट के बारे में, उस जैसे दिखने वाला आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में लग गया था। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग पूरी तरह हिल जाता, अपने मनी में सोचने थे क्या ये लड़की गार्ड ऑफ कुकिंग के आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रहा है क्या? ये सोचने के बाद बोलने लगता है कि जल्दी ईजियन और स्पिरिट आर्टिफैक्ट को मुझे दे दो। ये सुनने के बाद ईजियन बोलते हैं मास्टर आपको इतना एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट उस जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट था, पर वो आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा लो क्वालिटी की थी, तो इसलिए मैंने उसको अपना फ्रेंड को दे दी। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोले अगर ऐसी बात तो वो आर्टिफैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो सबसे हाई क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है। अगर ऐसी बात तुम उसके बारे में छोड़ो और जाकर रेस्ट करो, क्योंकि तूने पहले ही मेरे लिए काफी ज्यादा किया हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हारा जूनियर को सुबह ही तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद ईजियन बोलने लगता है नहीं मास्टर मैं सीनियर हूँ और वो जूनियर है, तो इसलिए उसे मुझे मिलने के लिए मेरे पास भेज दो। ये बोलने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने थे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब मैं पहले बार मास्टर सुवांग के पास जाकर अपना डिसेबल बनाने के लिए बोला था वो पूरी तरह से रिजेक्ट मारा था मुझे। उसके बाद मैं मास्टर सुवांग से काफी ज्यादा लिटरली भीख मांगा, उसके बाद मुझे अपना डिसेबल बनाने
करने के लिए उसने एक्सेप्ट किया। मैंने ये सुना था कि मेरे मास्टर ने खुद ही मेरे जूनियर के पास जाकर अपना डिसेबल बना लिया, तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे जूनियर के अंदर इतना खास बात क्या है। ये सोचने के बाद ये मास्टर सुवांग से पूछने लगते हैं कि मास्टर प्लीज आप मेरे जूनियर को मेरे तरफ से एक मैसेज पहुंचा देना। और इसका ये एक्सप्रेशन देखने के बाद ये मास्टर सुवांग अपने मन ही मन सोचने लगता है यहाँ पर ये लड़की तो कुछ तो प्लान पका रही है। और तभी उसी अकेडमी के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर वहीं पर भाई साहब आकर फिर से पिज्जा ऑर्डर करके खा रहा होता है। और ऐसे ही खाते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आय हाय ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो पिज्जा वाले रेस्टोरेंट इजी फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर भी एक ब्रांच खोली है। और ऐसी बात है मैं रेस्टोरेंट के अंदर हर दिन आता ही रहूंगा, ये सोचता वो पिज्जा को खाता बाहर आ रहा होता है। और तभी एक पर्सन हुड को पहन के उसके सामने वाला बिल्डिंग पर कूदता वहां से चले जा रहा होता है। इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने थे इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और तभी हम उस पर्सन की तरफ देखते वो एक जगह पर आकर सामने की तरफ जेगी जा रहा होता है। तभी साइड से कुछ आवाज आने लगता है और वो आवाज बोलने लगता है मानना ही पड़ेगा भाई तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि तुम इस किंगडम के नंबर 1 अकेडमी के अंदर आकर चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुने तुरंत बाद ये पर्सन उसके तरफ देख लेते, देखने तुरंत बाद चीन चाकू उस बंदे की तरफ फेंक देते और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा भाईसा ही होता है। और ये 3 चाकू को देखने तुरंत बाद भाईसा अपना हाथ में अपना एनर्जी ला लेते हैं, लेने तुरंत बाद वो 3 चाकू को आसान से डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये देखने तुरंत बाद वो पर्सन वहां से काफी तेजी से बाहर नहीं निकलता। इसे देखने के बाद भाईसा उस पर्सन के पीछे करते बोला होता है क्या तुझे सच में लगता है तुम मेरे से भाग पाओगे? ये बोल के उस पर्सन की हुड को पकड़ लेता है। इसके तुरंत बाद वो पर्सन अपना हुड को छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वो पर्सन बंदा नहीं बल्कि बंदी होते हैं, यानी लड़की होती है। और इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने थे इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये चोर बंदा नहीं बल्कि बंदी है, वो भी ऐसे वैसे बंदी नहीं बल्कि काफी खूबसूरत बंदी है। और ऐसे भागते वो लड़की एक सर्किल के अंदर पैर रख देती, इसके वजह से वो लड़की वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इसके बाद वो सर्किल के अंदर से काफी सारे रोशनी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, इसके वजह से काफी सारे लोग उस रोशनी देखने लगते हैं। और ये रोशनी को मास्टर सुवांग भी देख लेता है। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इस अकेडमी के अंदर कोई बंदा घुस गया है, वो भी इस अकेडमी के ऐसे वैसे जगह के अंदर नहीं बल्कि खास जगह के अंदर। और उसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इस अकेडमी ने वहां पर बर्निंग सोल फॉर्मेशन को यूज किया। इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा खास है और उसके साथ साथ भी खतरनाक है। इसके वजह से कोई भी बंदा उस फॉर्मेशन के अंदर फंस गया उसके बाद तोड़ा करके उसका बॉडी और उसका सोल पूरी तरह से जलने लगती है। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। नहीं मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर हम सच बात करें तो कोई भी बंदा ऐसा मारना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। और वैसे भी इस लड़की की वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट है उसके बारे में मुझे पता चल गया, तो इसलिए इस लड़की को एक बार बचा ही लेता हूँ। ये बोल के अपना एनर्जी को यूज करके उस लड़की को उस फॉर्मेशन बाहर निकलता है। निकलने के बाद उस लड़की को सांस को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगते हैं ये लड़की काफी लकी है, क्योंकि ये सिर्फ बेहोश हो गए, बिल्कुल ही मारा नहीं। अभी वहाँ पे उस अकेडमी के गार्ड्स आ जाते तो आने के बाद बोलने लगते हैं जल्दी यहाँ पर आओ, कोई कमीना यहाँ पर घुस गया है, क्योंकि अचानक बर्निंग सोल फॉर्मेशन ट्रिगर हो गए, तो इसलिए आ जाओ उस कमीने को पकड़ते हैं। इसके तुरंत बाद वो फॉर्मेशन के चारों तरफ काफी सारे लोग आ जाते तो आने के बाद उनमें से एक बंदा उस फॉर्मेशन के अंदर चेक करके बोलने लगता है कि मास्टर इस फॉर्मेशन के अंदर कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है ये कमीना अकेला नहीं बल्कि इसके साथी भी है, तो इसलिए वो साथी आकर इस कमीने को बचा के लेके होंगे। ये सुनने बाद मास्टर वाला बंदा बोलने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे कमीने यहीं पर छुपे पड़े होंगे, तो इसलिए ये सारे अकेडमी को पूरी तरह से सर्च करो। अगर वो लोग हमारा अकेडमी के स्टूडेंट्स भी हो तब भी उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनको मेरे सामने लाकर रख दो, क्योंकि कोई भी कमीना हमारे अकेडमी के अंदर आकर रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए और मैं उसे देके ही रहूंगा। ये सुने तुरंत बाद वो बंदा भी वहां से चले जाने लगता है। ऐसे ही काफी देर बीत जाता है और काफी देर तक उन लोगों के लिए सर्च करने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। और तभी हम इस बंदे की तरफ देखते यही ये सारे गार्ड्स का कैप्टन होता है और ये अपने मन ही मन सोचने था अरे बाप रे वो चोर कहाँ गया। हम फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के तुरंत बाद यहाँ पर पहुंचे, फिर भी वो चोर हमसे भाग गया। एक सेकंड कहीं वो चोर वो ट्रेजर रूम के अंदर तो नहीं गया। और तभी आप ऐसी दो बिल्डिंग्स के बीच एक छोटा सा गैप के तरफ वहां पर कोई बंदा काफी सारे लकड़ियां भी रख रहे होते और तभी दो गार्ड्स उस अकेडमी को ढूंढते उसी गैप के यहाँ पर आ रहे होते और तभी हम देखते हैं हमारा बैसा उस लड़की को लेके उसी गैप के अंदर आकर छुपा पड़ा होता है। और तभी हमारा बैसा को बाहर उन दोनों गार्ड्स का भनक लग जाती है। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता अगर ऐसे ही चलता रहा वो दोनों गार्ड्स हमें आसानी से पकड़ लेंगे। और तभी हमारे बैसा को अपने हाथों पर ऐसा साफ जैसा महसूस होने लगता है। इसे देखने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार मैंने काफी जल्दी इस लड़की को वहां से उठा के ले गए, तो इसलिए मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा मैं कहां पर इसको टच कर रहा हूं। अगर ये लड़की अब जाग गए तो मेरा केयर बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उसका डर सच हो जाता है और लड़की जाग जाने के बाद बैसा का हाथ को देख लेते, देखने के तुरंत बाद चिल्लाने लगते तुम बेशर्म गई कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे वहां पर टच करने की, क्या तुझे मरना है क्या? ये सुने तुरंत बाद बैसा उस लड़की के मुंह को बंद कर लेते। इसके बाद बोलने लगता है चिल्लाओ मत वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। अगर तुम नहीं भी चिल्लाओगे तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बाहर दो गार्ड्स आ चुके हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाए उसके लिए तुम्हें मेरा प्लान को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद हमारा बैसा उस लड़की को पूरी प्लान समझा देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि लड़की तुम्हें इस प्लान के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्लान पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इस प्लान को मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ और वो भी काफ भी कर चुके हैं। ये बोलने
तुरंत बाद हमारा बाइसा उस गैप के ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसे देखने के बाद ये लड़के अपने मनी में सोचने था असल में एक बंदा कौन है और मेरे मदद क्यों कर रहा है। और तभी अब इसी प्लेस के कुछ दूर पर वहां पर एक कैप्टन भी होता है और वहीं पर हमारा बाइसा आकर चिल्ला रहा होता है कि बाइसिया तुम कहां पर हो। इसे देखने के बाद कैप्टन चिल्ला रहा होता है पकड़ो उस बंदे को, वही हमारा चोर भी हो सकता है। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, उसको 2 गार्ड्स पकड़ चुके होते हैं। उनमें से एक गार्ड बोल रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो इतना रात को इतना इंपॉर्टेंट प्लेस पर बिन बुलाए आने के लिए, क्या तुम ही वो चोर हो जो कि यहाँ पर चुराने के लिए आया है। ये सुने बस बाइसा बोलने लगते हैं नहीं मैं कोई चोर वोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना गर्लफ्रेंड बाइसा को ढूंढते यहाँ पर आया हूँ। कुछ देर पहले हम दोनों के बीच छोटा सा लफड़ा हुआ था, इसके वजह से वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, यहाँ पर आ गए। इसके बाद चिल्लाने लगता है बाइसा प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे जाकर मैं सब बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे माफी मांगने के मौका तो दो। ये सुने तुरंत बाद ये लड़की थोड़ा बहुत शर्माते उस गैप के अंदर से बाहर आ जाती, तो आने का बोलने लगता है कि बाइसा मैं यहाँ पर हूँ। ये सुने तुरंत बाद बाइसा इस लड़की के पास आ जाए, तो आने का बोलने लगता है कि बाइसा मैं फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो, पर तुम्हारे कपड़े का क्या हुआ, वो इतना फटा हुआ क्यों है, किसका मैंने तुम्हें बुली करने की कोशिश किया, उसका नाम सिर्फ उसका नाम बताओ, मैं जाकर उसे अभी जान से मार डाल के आता हूं। ये सुने बाद लड़की जवाब देने लगती है मैं ना तुमसे गुस्सा होकर वहां पर भाग रही थी, तभी कुछ मास्क पहने वाले बंदी मेरे पास आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसके वजह से मुझे काफी गुस्सा है, उनसे फाइट किया पर उनके सामने भी बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाई, तो इसलिए मैं भागकर उस गैप के अंदर आकर चुप गई थी। और उसके बाद मुझे बिल्कुल ही नहीं पता बाहर क्या हो रहा थी, क्योंकि मैं वहां पर चुप ही पड़ी थी और जब तुमने मेरा नाम बुलाया तभी मैं बाहर आ गया। ये सुने तुरंत बाइसा उस लड़की को वहां से ले जाते वो बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है मैं उस कमीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चलो चलते हैं इस बात के बारे में मास्टर को बताते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मास्टर उन सारे मास्क वाले कमीनों को पकड़ लेगा, उसके बाद जान से ही मार डालेगा। ये देखने तुरंत बाद वो कैप्टन बाइसा को रोकते हुए बोला होता है हो या तेरा ओवर एक्टिंग हो गया क्या, तुझे सच में लगता है मैं इतना बड़ा बुद्धू हूं कि तुम दोनों का पूरा बकवास मैं इतना आसान से बिलीव करूंगा, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि अपना पूरी जिंदगी पर तुम दोनों को इस अकेडमी के अंदर मैं कभी भी पहले नहीं देखा, तो इसलिए मुझे सच बताओ तुम दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हो, वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुने बस बाइसा बोलने लगता है कि तुमने मुझे दम की थी, इसके बारे में मेरे मास्टर को पता चल गया है, तो उसके बाद तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि मेरे मास्टर ऐसा वैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, वो इस अकेडमी के 8th जनरल में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल मास्टर सुवांग है। ये सुने के बाद कैप्टन बोलने लगते क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतना बड़ा बुद्धू हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मास्टर सुवांग के पास सिर्फ एक ही डिसेबल है, वो एक लड़की है। ये सुने के बाद इसके पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है कैप्टन आप इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था कि मास्टर सुवांग खुद ही जाकर इस माउंटेन के नीचे जाकर एक डिसेबल को बना के लेकर आ चुके हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कैप्टन उस बंदे के ऊपर कुछ ऐसा एक्शन लेने से पहले उस बंदे से अपना नाम पूछना चाहिए हमें, क्योंकि वो नए बंदे का नाम मुझे पता है, अगर उसका नाम इसका नाम दोनों मैच हो जाए तो उसके बाद वो कंफर्म हो सकता है यही उस डिसेबल है। ये सुने बाद बाइसा बोलने लगता है ओहो तो तुझे नाम चाहिए तो मैं बता ही देता हूँ, मेरा नाम बाइसा है। ये सुने के बाद वो बंदा बोल रहे होते हैं कैप्टन मैं कंफर्म हो चुका यही वो बंदा है, क्योंकि मैंने सुना था कि उस डिसेबल का ब्लॉन्ड बाल है और उसका साथ ही वो ब्लू आईज है, और इसने सच बोला, इसको ऑफेंड करने के बारे में इसका मास्टर को पता चल जाएगा तो आगे जाकर हमारे ऊपर पूरी तरह से मुसीबत आ सकती है। और वैसे भी इन दोनों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों रात में रामलीला करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को छोड़ देना चाहिए, वरना आगे जाकर हम दोनों का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। अभी सामने से पैसा बोलने लगता है अगर तुम दोनों को अभी भी डाउट है तो मैं अपना मास्टर को यहाँ पर बुलाऊंगा, उनसे ही पूछ लेना ये सारे क्वेश्चन। ये सुनने बाद इन दोनों को फट जाती है। इसके बाद कैप्टन बोला होता है किसका मैंने बोला ऐसा करने के लिए, और वैसे भी यहाँ पर कोई बड़ा कांड बिल्कुल भी नहीं होता, बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था और वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो चुकी है, तो इसलिए आप दोनों यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। और प्लीज इसके बारे में आप मास्टर को बिल्कुल भी मत बताना। ये सुनने बाद बाइसा उस लड़की को वहां से ले जाते हुए बोला होता है हाँ मैं बिल्कुल ही बताना होगा, फाइनली तुझे अपना औकात पता चल गई, यही तुम्हारे लिए गुड बात है। और वो वहां से जाने के बाद ये कैप्टन अपने मनी में सोचने लगता है जा मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितना देर वो हाई एंड माइटी एटीट्यूड मेंटेन करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे मास्टर सुवांग भी हो तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुमने यहाँ पर आकर रूल्स को ब्रेक कर लिया, तो इसके बारे में जाकर इस प्रिंसिपल को बताऊंगा ये अकेडमी की, तो इसलिए वो प्रिंसिपल आकर तुमसे और तुम्हारा मास्टर सुवांग दोनों से बात करेगा इसके बारे में। और तभी अब छोटा कुछ देर हुआ था तब हम देखते दोनों वॉक करते करते उस अकेडमी के बाहर की तरफ आ चुके होते, और तभी बाइसा उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या तुम इसी अकेडमी के कोई स्टूडेंट हो, और तुम इस अकेडमी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता चलना चाहिए थे वहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स है। ये सुनने बाद लड़की बोलने लगता हाँ मुझे पता था फिर भी वहाँ पर गई, क्योंकि इस अकेडमी के सबसे बड़ा सीक्रेट वहीं पर छुपा पड़ा है। ये सुनने बाद बाइसा पूछने लगता है क्या उतना बड़ा सीक्रेट वहाँ पर छुपा पड़ा है, अगर ऐसी बात है वो किस तरह का सीक्रेट। ये सुनने बाद लड़की तुरंत ही चाकू निकालती है और इसके तुरंत बाद ही काफी तेज से बाइसा पर अटैक करने के लिए बाइसा की तरफ बनने लगता है। इसे देखने के तुरंत बाइसा पीछे मुड़ जाता है, तभी उसके बॉडी के अंदर की वो मैच ग्लाइड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, इसकी वजह से वो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाते, वही पर ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद वो मैच ग्लाइड इसको फिर से अटैक करते पीछे की तरफ ढकेल लेती है, और इसे देखने के बाद बाइसा बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए क्या तुम सच में पागल हो गए, मैं तुम्हारे जान बचाए फिर भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने बाद लड़की बोलने लगते हैं हाँ ये बात तो सच है, पर तुमने अकेले मुझे जान बचाने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती, पर तुम मेरा बेहोश होने का फायदा उठा के उसके बाद मुझे गलत जगह पर चुनने की कोशिश की, पर अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, तो इसलिए अभी के लिए मैं
मुझे बिल्कुल ही मार नहीं पाएंगे, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे जाकर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया था, उसके बाद इस अपमान का बदला लेके तुझे जान से ही मार डालूंगा। ये बोल के वहां से वो लड़की कंप्लीटली चला जाती है और वो वहां से जाने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता था ये लड़की मुझे बाद में मारने की कोशिश करेगी तो मैं पहले ही इस लड़की को 2-4 जगह पर और छू लेता। वेल अब वो चांस मिस हो गए तो इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ से जाने के अलावा। ये बोल के वो वहां से कंप्लीट चला जाता है। और तभी अब शुरू अगले दिन सुबह का, तब हम देखते हैं भाई साहब कहीं पर जा रहा होता, जाते जाते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये मैजिकल आर्टिफैक्ट मुझे 2 बार बचा चुकी है, तो इसलिए ये मैजिकल आर्टिफैक्ट को मुझे देने के लिए वो ईजियन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पर वो कहाँ रहती है और कब मुझे मिलेगी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और तभी वहाँ पर मास्टर सुवांग आ जाते, आने के तुरंत बाद बोलने लगता है भाई साहब तुम कल रात कहाँ पर गए होते, क्योंकि मैं कल रात को तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ढूंढ रहा था। ये सुनने भाई साहब बोलने लगता कल रात, हाँ कल रात मैं पिज्जा खाने के लिए गया था, उसके बाद मैं इस अकेडमी के लिए नया था ना, तो इसलिए मैं ये अकेडमी के पूरी तरह से घूमता रहा। ये सुनने बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है तुझे इतना भी घूमने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस अकेडमी के अंदर काफी सारे सीक्रेट छुपे पड़े हैं। अगर उन सारे सीक्रेट में से तुम एक भी सीक्रेट जाने की कोशिश करोगे उसके बाद तेरे ऊपर एक बड़ा सा मुसीबत भी आ सकती है। पर उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, ये लेटर को देखो, ये लेटर तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें देने के लिए बोला है, इसीलिए ये लो। और ये सुने तुरंत बाद वो लेटर को ओपन करके देखने लगता है, देखते देखते पूछने लगता है क्या मास्टर मेरा कोई सीनियर भी है क्या? एक सेकंड मास्टर, इस लेटर में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, बस एक मैप दिया, उसके ऊपर एक निशान भी लगाया, वहीं पर पहुंचने के लिए बोला मेरे सीनियर ने, वो भी एक बड़ा सा माउंटेन के ऊपर। पर वहां पर मुझे क्यों बुलाना चाहती है मेरे सीनियर? ये सुने बाद मास्टर सुवांग बोले उसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता, पर मैं तुझे वार्निंग देना चाहता हूँ, और वार्निंग है कि तुम वहां पर जाने के बाद थोड़ा सावधानी से रहना, वरना तेरा फट के तेरा हाथ में आ जाएगी। ये बात सुनने के बाद भाई साहब की मन ही मन फट जाती है। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और तभी अब कुछ देर बाद का तब हम देखते हैं भाई साहब कुछ देर ऐसा ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो मैप के अंदर की माउंटेन के ऊपर आ चुका होता है। वहां पर आने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है सीनियर ने मुझे जानबूझ के यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ ऐसा गड़बड़ करना चाहते हैं। फिर भी मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ उसका प्लान क्या है और वो कैसा है। ये सब सोचता ही वो काफी देर से वेट करने लगता है उसके सीनियर के लिए, पर वो बिल्कुल भी वहां पर नहीं आती। और इतना देर वेट करने की वजह से भाई साहब भी सब्र फाइनली टूट जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि सीनियर बाहर आ जाए, और तब भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। इसके वजह से इसका और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि सीनियर तुम अपना बाप का दूध पिया तो बाहर आ जाए। और इसकी आवाज का एक वो माउंटेन की चारों तरफ ऐसे सुनाई देने लगती है, और यही आवाज गुफा के अंदर बैठकर काफी सारे बीस भी सुन लेते हैं। ये सुने तुरंत बाद वो सारे बीस बाहर आने लगते हैं काफी गुस्से से, और वो बीस और कोई नहीं बल्कि बड़े बड़े गोरिल्लास होते हैं। और ये सारे कारण को उसका सीनियर यानी ईजियन एक पेड़ के पीछे चुप कर देख रहे होते। देखते देखते अपने मनी मन सोचने लगते हैं कि कोई भी बंदा ये सिल्वर हेड गोरिल्ला के टेरिटरी के अंदर आकर चिल्लाए तो उसके बाद ये सारे गोरिल्लास मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा जूनियर ये सारे गोरिल्ला के सामने टिक पाता है या नहीं, क्योंकि ये उसके लिए टेस्ट है। अगर वो सारे गोरिल्लास के सामने मेरे जूनियर टिक पाएगा तो उसके बाद वो मेरे जूनियर बनने के लायक है, वरना नहीं है। तो इसलिए मुझे जाकर वहां पर वो शो को देखना पड़ेगा। ये सोच तुरंत बाद वो बाइसा की तरफ बनने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते अपने मनी मन सोचने लगते हैं कि नॉर्मली एक बड़ा सा गोरिल्ला बीस एक 10th लेवल की कल्टिवेटर जितना स्ट्रांग होगा, तो इसलिए उतना सारा बीस के सामने मेरा जूनियर टिकने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। पर मैं लिख के बोल सकता हूँ इसके वजह से मेरे जूनियर बिल्कुल ही नहीं मरेगा। ये सब सोचता वो बाइसा की तरफ बढ़े जा रहे होते, तभी वो गुफा के अंदर से कुछ ऐसा चमकने लगती है, और उस चमकते चीज को ये ईजियन भी नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद अपने मनी मन सोचने थे वो क्या था उस गुफा के अंदर, एक बार मुझे जाकर चेक करना चाहिए। ये बोल के ईजियन उस गुफा के अंदर चले जाते। तब हम देखते हैं बाइसा के सामने काफी सारे गोरिल्ला सागर ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, और ये सारे गोरिल्लास को देखने के बाद बाइसा अपने मनी मन सोचने लगते हैं शीट ब्रो में सफेद गोरिल्लास के टेरिटरी के अंदर आ चुका हूँ। ये सब सोच ही रहे होते, तभी उनमें से एक बड़ा गोरिल्ला आकर इस पर अटैक कर देते हैं, पर इसे आसानी से हवा में उड़कर डांस कर लेते हैं। इसके बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है कि ओके 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 मुझे सब कुछ समझ आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सीनियर ने मुझे जानबूझ के यहाँ पर बुलाया ताकि मैं उसके सामने ये सारे गोरिल्लास के साथ फाइट करके अपना औकात उसे दिखाऊं। अगर ऐसी बात तो मैं अपना सीनियर को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये बोल के अपना हाथों के अंदर लाइटनिंग को सामन कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि सारे गोरिल्लास मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, पर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ये बोल के वो सारे गोरिल्लास के ऊपर एक जोरदार लाइटिंग का अटैक कर देते हैं। तभी ईजियन की तरफ वो अपने हाथों में कुछ ऐसा क्रिस्टल जैसा दिखने वाली चीजें पकड़ चुके होते हैं, और अपने मनी मन सोचने लगते हैं मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि जैसा गोरिल्ला बीस भी जैसा कमाल का ब्लड क्रिस्टल को कलेक्ट करते हैं। जो भी हो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का और कमाल का आर्टिफैक्ट इसी ब्लड क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। अगर मैं ये सारे क्रिस्टल को ले जाकर कहीं पर बेच दूं या मेरे फादर को भी दूं, तब भी मेरे पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे। ये सब सोचता काफी खुश होकर उस केव के बाहर की तरफ जा रहे होता, उतने में सामने की तरफ कुछ ऐसा देख लेते। उसके बाद उसका पूरी तरह फट के चौसठ हो जाती है, क्योंकि उसके सामने पहले से काफी बड़ा 4 हाथों वाला गोरिल्ला बीस्ट होती है। और उसे देखने के बाद ईजियन अपने मनी मन सोचने लगते कि गया गया अब मैं गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे सामने वाला बीस्ट कम से कम 4th स्टेज कल्टिवेटर जितना स्ट्रांग होगी। और तभी अब उसी केव के बाहर की तरफ तब हम देखते हैं बाइसा की अटैक की वजह से वो सारे गोरिल्लास नीचे पड़ा हुआ पूरी तरह से बेहोश हो चुके होते हैं। और इसे देखने के बाद बाइसा अपने मन ही मन सोचने थे यस ये अटैक उन पर काम
कर गया, इसीलिए ये वो अटैक मेरा वन ऑफ द फेवरेट अटैक है। इसके बाद सामने की तरफ ज्यादा वो सोच रहा होता है कि अब ये सारे गोरिल्लास का काम तो तमाम हो गया, अब मेरा सीनियर का काम तमाम करने का समय आ चुका है, क्योंकि उसी ने ही मुझे ये लफड़े में इन्वॉल्व किया। ये सोचते सोचते सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता, तभी साइड में से कुछ ऐसा चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, और तभी हम देखते हैं वहां पर और कोई नहीं बल्कि इजिया ने चिल्लाते चिल्लाते आ रहा होता है कि जूनियर यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम्हें यही पर नहीं मरना तो, क्योंकि मेरे पीछे गोल्डन गोरिल्ला पड़ चुके हैं। ये बोलता बोलता ये बाइसा के पास आ जाते, आने के बाद वहां पर सारे व्हाइट गोरिल्लास को देख लेते। देखने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता, अरे बाप रे, इसने अकेला ये सारे गोरिल्लास को बेहोश कर दिया, असल में ये बंदा कौन है। ये सोचता सोचता ये सामने की तरफ देखने लगते, देखने तुरंत बाद ये हिल जाता है और बोलने लगते हैं कि ये तुम हो। और इजियन को देखने के बाद ये बाइसा भी चौंक जाता है और बोलने लगता है क्या 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 तुम ही मेरा सीनियर हो क्या। मानना पड़ेगा इजियन, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम भी मास्टर सुवांग की एक डिसेबल हो। अगर ऐसी बात है तुम ही बताओ, मैं तुम्हें सीनियर बुलाओ या इजियन बुलाओ। ये सुनने बाद इजियन चिल्लाने लगता है ये सब बात करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बात करते रहो वो गोरिल्ला आकर हम दोनों के जान से मर ले, इसीलिए भागो यहाँ से। उतने में वहां पर गोल्डन गोरिल्ला आ जाता, आने के तुरंत बाद ये एक राख को पिक कर लेते हैं, पिक करने के तुरंत बाद इन दोनों की तरफ फेंकने लगती है। और इसे देखने के बाद बाइसा बोल रहा होता है, मानना पड़ेगा सीनियर, तुमने मुझे टेस्ट करने के लिए सारे गोरिल्लास को नहीं बल्कि उनका बास को भी ले आ चुके हैं यहाँ पर। ये सुनने बाद इजियन बोलने लगते हैं क्या 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 तुम पागल हो गए हो, क्योंकि इस गोरिल्ला को बुलाने की मेरा औकात नहीं, यही मेरे पीछे पीछे करते यहाँ पर आ गए। ये सुनने बाद बाइसा बोलने लगता है, अगर ऐसी बात है तुम मेरे पीछे चुप जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन ही में सोचने लगता है कि जैसे 1 गोल्डन गोरिल्ला उस जैसे 100 व्हाइट गोरिल्ला जितना स्ट्रांग होगा, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो उसके बाद मैं इसे आसानी से हरा सकता था, पर अभी के मेरे कल्टीवेशन के साथ मैं इसके सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाऊंगा। और तभी हम गोल्डन गोरिल्ला की तरफ देखते, वो अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को पकड़ लेते हैं, पकड़ने तुरंत बाद काफी तेजी से इन दोनों की तरफ फेंक देते हैं। ये देखने के तुरंत बाद हमारा बाइसा वो इजियन को उठा लेता है, उठाने के तुरंत बाद वहां से काफी दूर ऐसा कूद लेता है उस अटैक को बचने के लिए, और वो उस अटैक को बचते बचते काफी दूर यानी उस माउंटेन के एज के यहाँ पर आकर रुक चुके होते हैं, और वो एज उन दोनों को बिल्कुल ही संभाल नहीं पाती, इसके वजह से वो एज वहीं पर टूट जाती है, इसके वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। पर लकी वजह से वहां पर काफी सारे पानी होते हैं, इसके वजह से ये दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं, और वो पानी एक तालाब नहीं बल्कि एक बड़ा सा नदी होता है। और तब हम देखते हैं इजियन वो उसके अंदर डूब रहे होते हैं, क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आता होगा। इसे देखने के तुरंत बाद बाइसा इजियन के पास आ जाते, तो आने के तुरंत बाद टाइट से उसे पकड़ के ऊपर की तरफ आने लगता है, और ऐसा काफी देर तैरने के बाद वो फाइनली इजियन को लेकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और वो नदी का फ्लो काफी ज्यादा तेज होता है, इसके वजह से ये दोनों बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे होते हैं, इसके वजह से वो दोनों बेहते बेहते उस केव के अंदर आ जाते, तो आने के तुरंत बाद जैसे तैसे करके बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद अब हम इजियन की तरफ देखते, वो अपने हाथों की तरफ देखते बोला होता है मेरा मेरा ब्लेड क्रिस्टल कहाँ गया। इसके बाद वो गुस्सा करते चिल्ला रहे होते हैं कि अरे यार मैंने इतना रिस्क किया फिर भी मेरे हाथों में बाबा जी का टुल्लू भी नहीं लगा। ये सुनने के बाद ये भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगते हैं क्या लड़की पूरी तरह से पागल हो गया, क्योंकि रिस्क मैंने किया था। ये सब सोचता सोचता ही भाई साहब सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है, तभी वो सामने की तरफ कुछ ऐसा देख लेता है, देखने के बाद पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगता है इजियन हम कहाँ पर आ गए। ये सुनने के बाद इजियन भी सामने की तरफ देखने लगता है, देखने के बाद ये भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले प्लेस काफी ज्यादा सुंदर भी होते हैं और वहाँ पर काफी सारे स्पिरिट भी होते हैं। इसके बाद इजियन बोलने लगता है मुझे पूरा यकीन है कि यही वो क्वियन लिंक केव है, यानी 1000 स्पिरिट केव है। मुझे ऐसा लग रहा है ये नदी वो क्वियन लिंक केव से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम बेहते बेहते इसी केव के अंदर आ गए। ये सुनने के बाद वैसा बोल रहा तो ओहो ओहो, तो यही वो 1000 स्पिरिट केव है जिसके बारे में मास्टर ने मुझे पहले बताया था। अगर ऐसी बात है मुझे जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा। ये बोल के वो सामने की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद इसका पीछे करते करते इजियन बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, ये हमारा फूड एंड स्पिरिट अकेडमी का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इसलिए परमिशन के बिना तो हम दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी घूम नहीं सकते। ये सुने वो वैसा बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचा, और वो चॉइस है कि फिर से तैरते तैरते इसी रिवर के ऊपर की तरफ जाना। और एक सेकंड तुम्हें तो तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसे चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ, मुझे स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने में मेरा मदद करो। और वैसे ही मेरे मास्टर ने मुझे प्रॉमिस किया कि यहाँ पर आकर मुझे एक स्पिरिट बीस्ट ढूंढने का मौका देगा। उससे पहले मैं यहाँ पर कोइंसिडेंटली आ गए, तो इसलिए मुझे एक स्पिरिट बीस्ट ढूंढने में मेरा मदद करो। ये सुनने बाद इजियन बोलने लगते तुम ये काम इतना आसान समझ जाओ, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर येलो लेवल की और उससे ऊपर वाले लेवल के बीस्ट पाए जाते हैं, और हमारे कल्टीवेशन के मुताबिक हम येलो लेवल वाले बीस्ट को पकड़ने में काफी ज्यादा फटके हाथ में आ जाएगा, पर उससे ऊपर वाले लेवल को पकड़ने में हमारे पूरी तरह से बैंड ही बच जाएगा। ये सुनने बाद भाई साहब बोल रहे होते हैं क्या येलो लेवल वो क्या होता है, उसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। ये सुनने बाद इजियन बोलने लगते हैं क्या 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 तुम स्पिरिट बीस्ट के लेवल के बारे में नहीं पता क्या? अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। स्पिरिट बीस्ट के पूरे 4 लेवल्स होते हैं। पहले वाला येलो लेवल, उससे ऊपर जुआन लेवल, उससे ऊपर एर्थ लेवल और फाइनली हेवन लेवल आ जाती है। और वो हेवन लेवल वाला बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर उसके सामने तुम कभी भी आ गए उसके बाद तुम बचने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। और स्पिरिट बीस्ट एट्रीब्यूट के दम पर 10 टाइप्स में डिवाइडेड है, और उनमें से मेटल, वुड, वाटर, फायर, सॉइल, विंड, थंडर, आइस, लाइट एंड डार्कनेस आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल रेट बीस्ट भी होते हैं, उनके पास 2 या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सुनने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ह्यूमन वाले सारे बीस्ट को इतना सारे टाइप्स में डिवाइडेड कर चुके हैं। ये सोचता सोचता सामने की तरफ देखता है, देखने तुरंत बाद फट जाती है। इसके
वजह से पूछने लगता है कि ईजियन सामने की तरफ एक बार देखा और उसका लेवल और उसका टाइप बता दो मुझे। ये सुने तुरंत बाद ईजियन भी वो सामने वाली बीच की तरफ देखते हैं। देखने के बाद बोलने लगता है ओ शिट आप फंस गए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये येलो लेवल की आइस एट्रीब्यूट वाला एनाकोंडा है। और तभी हम देखते हैं वो बड़ा सा एनाकोंडा इन दोनों को खाने के लिए इन दोनों की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और तभी हम देखते हैं कहीं और जगह पे वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ था, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। और तभी हम देखते हैं लड़की और कोई नहीं, जिस लड़की को हमारे बैसा ने बचा चुका होता है वही लड़की होता है और इसका नाम फेंगशिया होता है। अभी ये फेंगशिया सामने वाले बंदे को देखकर बोले होते हैं कि प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दिए, मैं वो ट्रेजर रूम के अंदर बिल्कुल ही जा नहीं पाई, अगर आप मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो मैं लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुने बाद सामने वाला मास्टर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा मौका दिया आपने मिस्टेक को सुधारने के लिए, पर तुमने जल्दबाजी की, इसके वजह से वहाँ पर पूरा मौका गड़बड़ हो गया। ये सुनने बाद फेंगशिया बोलने लगता है हाँ मास्टर मैं भी मानती हूँ वो गलती मेरी है, तो इसलिए आप जो गए थे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ आगे जाकर। तब हम मास्टर की तरफ देखते हैं उसका सिल्वर बाल होते, तब ये बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है मैं तुझे एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। हमारे जेंग्यू पैलेस को काफी सारे हाई क्वालिटी की या हाई लेवल की स्पिरिट बीज की जरूरत पड़ रहा है अब, तो इसलिए तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि ये फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के क्यूएनलिंग केव के अंदर काफी सारे हाई क्वालिटी के स्काई लेवल के स्पिरिट बीज मिलते हैं, तो इसलिए तुम उस क्यूएनलिंग केव के बारे में अच्छी तरह इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें कोई मौका मिलेगा तो उसके बाद वो सारे स्पिरिट बीज को लेके आओ बाहर की तरफ। अगर तुम्हें कोई भी अच्छा मौका नहीं मिला तो उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को लाके मुझे दे दो। ये सुनने बाद फेंगशिया बोलने लगता है यस मास्टर आप जो कहते हैं मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। ये बोल के वो लड़की वहाँ से कम्प्लीटली चले जाती है। इसके बाद ज्यादा ज्यादा अपने मन ही मन सोचने लगते कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के वो क्यूएनलिंग के काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसके बारे में किसी को भी आसानी से पता नहीं चलता, पर मैं इस मिशन को फेल करना बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। और तभी आप शिफ्ट होता है उसी क्यूएनलिंग केव की तरफ। तब हम देखते वो बड़ा सा एनाकोंडा बैसा पर भी अटैक कर रहा होता है और बैसा वो बड़ा सा एनाकोंडा पर भी अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते इतना जोर पंच करने के बाद भी वो एनाकोंडा ऊपर थोड़ा सा क्रॉस भी नहीं आ चुका होता है। इसे देखने के बाद बैसा पूरी तरह से चौक जाता है। इसे देखने के बाद ईजियन चलने लगता है कि बैसा ये कुछ ज्यादा हाई लेवल का नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 6 लेवल का होगा। ये सांप के ऊपर का आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल डैमेज नहीं कर पा रहे। ये सुनने के बाद बैसा अपने मन ही महसूस नहीं थे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्यूएनलिंग केव के अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल पावर है, तो इसलिए यही स्पिरिचुअल पावर इसके आर्मर को इतना स्ट्रांग बना चुके हैं, पर मुझे जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी एनाकोंडा हराना पड़ेगा, वरना हमारे दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर काफी सारे स्पिरिट भी जाएंगे और तब हम दोनों मुसीबत में बैठ जाएंगे। ये सोचने के बाद ईजियन से बोलने लगता है ईजियन मुझे थोड़ा समय चाहिए इसे हराने के लिए, तो इसलिए उतने में तुम इसका ध्यान बटाओ। ये सुने तुरंत बाद ईजियन एक पेंडेंट को निकालने के बाद उसे देखते हुए अपने मन ही में सोचने लगते मैं ही सीनियर हूँ, तो इसलिए उसे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर मैं उस एनाकोंडा को हरा भी ना पाऊँ उसके बाद मैं थोड़ा टाइम बाई कर सकता हूँ मेरे जूनियर के लिए। ये बोल के वो स्लॉकेट के अंदर अपना थोड़ा एनर्जी डाल के फेंक देते हैं। तब हम देखते वो उसका फेमिलियर बीस्ट होता है, उसका नाम ड्रैगन बटरफ्लाई होता है। वो बाहर आ जाता है, बाहर आने के तुरंत बाद वो एनाकोंडा को एक ट्रांस में ले जाती है। इसके बाद वो बड़ा सा एनाकोंडा बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते। इसे देखने तुरंत बाद ये ड्रैगन फ्लाई तुरंत ही एक जोरदार अटैक उस पर कर देती है, और वो एनाकोंडा की स्केल्स काफी स्ट्रांग होती है, इसके वजह से इसका अटैक का असर उस पर घंटा भी नहीं होता। इसे देखने के बाद ईजियन पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही में सोचते क्या उस पर घंटा भी असर नहीं हुआ, क्या मेरा बटरफ्लाई इतना वीक था। और तभी हम देखते हैं वो बटरफ्लाई के अटैक की वजह से वो बड़ा सा एनाकोंडा नींद से जाग जाए तुरंत बाद एक जोरदार अटैक बटरफ्लाई पे कर देते हैं। इसके वजह से बटरफ्लाई नीचे गिर जाता है और फिर से पेंडेंट में अंदर बदल जाते हैं। बदल जाने के तुरंत बाद वहां पर जाकर ईजियन उस पेंडेंट को ले जाते हैं। तभी ये देखने के बाद बैसा बोलने लगता है ईजियन तुम कितना भी कोशिश करो पर उसका घंटा भी उगा नहीं पाओगे, क्योंकि वो एनाकोंडा के ऊपर का स्केल पूरी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ, तो इसलिए उसके ऊपर घंटा भी असर नहीं हुआ तुम्हारे कोई भी अटैक। अगर तुम सच में उसके ऊपर डैमेज पहुंचाना चाहते हो उससे पहले तुम उसके आर्मर के ऊपर का स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा, और मैं यही कर रहा हूँ। ये बोल के स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक नाम का एक टेक्निक उस एनाकोंडा पर यूज कर देते हैं। इसके वजह से उस एनाकोंडा के चारों तरफ काफी सारे चेन्स आकर उसको बंद कर देते हैं। इसे देखने के बाद ईजियन हिल जाता है और पूछने लगते हैं ये किस तरह का टेक्निक है। ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता है हाँ बताता हूँ इतना भी जल्दी क्या है, पहले इस एनाकोंडा को मारने तो दो। ये बोल के उसी टेक्निक को यूज करके वो सारे चेन्स के मदद से उस एनाकोंडा के टुकड़े कर डालता है। और इस टेक्निक को देखने के बाद ईजियन चिल्ला रहे होते हैं अरे बाप रे ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल का है। और तभी हम देखते हैं वो एनाकोंडा मरने के बाद उसको बॉडी के अंदर से काफी सारे कोल्ड एनर्जी बाहर आ जाता है, आने के तुरंत बाद अपना बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। इसे देखने के बाद बैसा अपने मन ही में सोचने लगता है या मैंने इसके बारे में सुना था अगर तुम मर भी जाओ उसके बाद तुम इस कोल्ड एनर्जी को यूज करके अपोनेंट को भी मार सकते हो, पर इसके बारे में मुझे पहले ही पता था, तो इसलिए मैं उस सांप के थोड़ा दूर आ चुका हूँ। पर मानना ही पड़ेगा भाई एनाकोंडा को, ये खुद मरने के बाद भी अपोनेंट को मारने के बारे में सोच रही है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा कमाल के, इसके साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। और तभी बैसा सामने की तरफ देखते हैं वहां पर एक क्यूट सा स्पिरिट बीस्ट आ जाती है। इसे देखने के बाद ईजियन बोले आय हाय कितना क्यूट स्पिरिट बीस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है उस कमीना एनाकोंडा ने इस क्यूट सा स्पिरिट बीस्ट को खा लिया है। और स्पिरिट बीस्ट फायर एलिमेंट वाला है, तो इसलिए ये उसके अंदर जाने के बाद भी बिल्कुल भी जम गया नहीं। और इस बीज को देखने के बाद बैसा अपने मन ही में सोचने थे एक सेकंड यही बीज जैसे दिखने वाले बीज को मैं पहले ही कभी देख चुका हूँ, या अब मुझे याद आ गया जब मैं पिछली जिंदगी में गार्ड था तब हमारे बीच में और सारे डिमानिक बीच में
जंग हुआ था तब एक बड़ा सा स्पिरिट बीस्ट आ गया और आने के तुरंत बाद काफी सारे डिमोनिक बीस्ट को यानी 1 लाख डिमोनिक बीस्ट को एक ही अटैक में जान से मार डाला और इसके वजह से सिर्फ इसके वजह से हमारे गार्ड के जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ गए थे। पूरा यकीन है कि ये बेबी बीस्ट बड़ा होकर उतना ही स्ट्रांग बन जाएगा, तो इसलिए अगर मैं इस बीस्ट को अपना फेमिलियर बना तो उसके बाद मजा ही आ जाएगा। उतने में इन दोनों के पीछे कुछ बंदे आ जाते हैं, उनमें से एक बंदा चिल्ला रहा होता है किसका मैंने हिम्मत हुई बिना परमिशन के एक्वियन लिंक के अंदर आने की। ये सुने तुरंत बाद ये दोनों चौक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते, तभी हम देखते वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही डेलिकेसी क्लब वाला बंदा होता है। और बैसा को देखने के बाद डेलिकेसी क्लब वाला बंदा चिल्ला रहा होता है ये तो तुम हो। और तभी हम उस बंदे के पीछे की तरफ देखते हैं, उस बंदे के पीछे 3 लोग होते हैं, उनमें से एक हेडबैंड पहनने वाले का नाम जियांग वानली होता है और वो बंदा नोबल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट होता है और बाकी 2 बंदे अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का बंदे होते हैं। और डेलिकेसी क्लब वाला बंदे को देखने के बाद बैसा बोला तो अरे यार मुझे पहले ही पता था कि इस दुनिया काफी छोटी है, पर मैं बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इतना छोटी होगी। वेल आज मैं फाइट करने में मूड में बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए दफा हो जाए ऐसा, वरना मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने पर सामने वाला बंदे को काफी गुस्सा आती है, इसके वजह से चिल्लाने लगता है क्या तुम सपना देख रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़कर वहां से गया था पर तुम इतना लकी आज नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें आज जान से ही मार डालूंगा और पिछले अपमान का बदला लेके रहूंगा। ये सुनने पर वांगली पूछने तो ओहो तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के बीच और तुम्हारे बीच थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। ये सुनने पर क्लब वाला बंदा बोल रहा था इस बंदे ने मुझे पॉइजन देके मेरे सारे चीजें लूट लिया था, इसके वजह से मेरे बॉडी के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत पॉइजन बचा हुआ है। ये सुने तुरंत बाद वांगले उसके सामने आया तो आने के बाद बोलने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि इस बंदे को हम सबक सिखाएंगे। नोबल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा फर्स्ट बनता है तुम जैसे कचरों को इस अकेडमी से बाहर निकाल के फेंक दूं, तो इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ हमारे हाथों से। ये सुनने बाद बैसा इजियन से पूछने लगता है ये नोबल सोसाइटी क्या है। ये सुनने बाद इजियन जवाब देने लगते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये अकेडमी काफी ज्यादा फेमस है, तो इसलिए इस अकेडमी के अंदर नॉर्मल बंदों के साथ काफी सारे नोबल्स भी आते हैं और वही सारे नोबल्स मिलकर एक सोसाइटी बना लिया, उसका नाम ही नोबल सोसाइटी है। और ये नोबल सोसाइटी के काफी सारे बंदे काफी ज्यादा बुरे है, क्योंकि वो सारे मिलकर ऐसे छोटे मोटे बंदे को या वीक बंदे को पूरी तरह से बुली करते हैं या जान से ही मार डालते हैं कभी कभी। ये सुनने बाद बैसा सोचने लगता है नोबल सोसाइटी, इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट वानली पूछने लगता है कि बच्चे तुम अपना ईयर बताओ और उसका साथ साथ अपना नाम भी बताओ मुझे। ये सुने तुरंत बाद बैसा के सामने इजियन आ जाता है, आने के तुरंत बाद बोलने लगते ओ वानली के बच्चे तेरे हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रहते पर मेरे जूनियर को बुली करने की कोशिश करने की, और क्या तुम इतने भी भूल गए कि मैं कौन हूँ और मेरा मास्टर क्या है और मेरा मास्टर कौन है, वही इसका भी मास्टर है। ये सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट वानली बोला तो ओके मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि मुझे पहले चूरा ने बताया है कि वो छुआंग नीचे जाकर एक डिसेबल को बना के ऊपर ले गया, और मैंने ये भी सुना था कि उस बंदे के पास कोई भी फेमिलियर बीस्ट नहीं है, तो वो बंदा ये बंदा दोनों एक ही है ना। ओके मुझे आप समझ आ गए। ये सुनने बाद इजियन को काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, इसके बाद चिल्लाने लगते क्या तुमने मेरे मास्टर को सीधा नाम से बुलाया, क्या तुम्हें मारना है क्या। और तभी हम इस चुटकू बीस्ट की तरफ देखते, वो बीस्ट वो सारे बात ना सुनकर वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, भाग भी रही होती है। ये देखने तुरंत बाद वहां पर बैसा आ जाता है, तुरंत बाद आसानी से उस चुटकू बीस्ट को पकड़ लेता, पकड़ने के बाद पूछ रहा होता है कि चुटकू बीस्ट तुम कहां पर जाने के बारे में सोच रहे हो। और इस बीस्ट को देखने के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा होता है कि वो किस तरह के बीस्ट है, क्योंकि उसके बारे में मैं पहले कभी भी नहीं सुना और उस तरह का बीस्ट को कभी भी नहीं देखा। ये सुनने बाद डेलिकेसी क्लब वाला बंदा बोला था वो बीस्ट थोड़ा बहुत क्यूट होते हैं और रेयर होते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस जैसा बीस्ट फाइट में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, फिर भी मुझे उसका स्पिरिट कोर चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस जैसे बीस्ट मेडिसिन बनाने के लिए थोड़ा बहुत काम आते हैं। और तभी हम बैसा की तरफ देखते वो अपना उंगली को थोड़ा बहुत काट लेते हैं, इसके वजह से थोड़ा बहुत खून बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद उस पीस को उस खून को दिखाते बोला होता है ये लो भाई इस खून को पी लो और मेरा फेमिलियर बीस्ट बन जाओ। और उसे देखने के बाद इजियन थोड़ा बहुत हिल जाता है और पूछने लगता है क्या बैसा तुम सच में उस छोटे बीस्ट को अपना फेमिलियर बीस्ट बनाना चाहते हो। ये बोलने के बाद इजियन अपने मन ही मन सोचने थे क्या सच में इस बंदे को फेमिलियर बीस्ट का वैल्यू पता है या नहीं। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये दोनों अपना गला फाड़ के देखता है, तब ये वाइस प्रेसिडेंट बोलने लगता है अरे बाप रे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, तो तुम सच में अपना फेमिलियर बीस्ट को उस छोटे बीस्ट को बनाना चाहते हो। एक सेकंड एक्चुअली तुम सही हो, क्योंकि तुम जैसा नल्ले बंदे को उस जैसा नल्ले बीस्ट ही परफेक्ट है। और तभी हम वो बीस्ट की तरफ देखते वो बैसा का फेमिलियर बीस्ट बिल्कुल ही नहीं बनना चाहती थी, तो इसलिए वो अपने आप की चारों तरफ ऐसा सील जैसा बनाने लगती है। ये देखने के बाद बैसा थोड़ा बहुत हिल जाता है, इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड ये बीस्ट में कितना कमाल कर सोचा, उससे भी काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे गार्ड का विल पावर भी शील्ड के अंदर बिल्कुल ही घुस नहीं पा रहे। ये सारे कांड देखने के बाद वो सारे बंदे में से एक बंदा चिल्ला रहा होता है तुम कचरे का है क्या, तुम्हें फेमिलियर बीस्ट का वैल्यू नहीं पता, अब मैं दिखाता हूँ असली फेमिलियर बीस्ट क्या होता है। ये बोल के एक पेंडेंट को उसकी तरफ फेंक देता है, और तभी उस पेंडेंट के अंदर से फ्लेमिंग लायन हाइना नाम का एक फेमिलियर बीस्ट आ जाती है, और उसका कल्टिवेशन का लेवल येलो स्टेज के 7th लेवल पर होता है। इसका मतलब वो जेंट अनकोंडा से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और आने के तुरंत बाद वो लायन हाइना एक जोरदार अटैक इन दोनों की तरफ कर देती है, और तभी हम देखते हैं जहाँ पर बैसा खड़ा होता है वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखने के तुरंत बाद ये दोनों फिर से गला फाड़ के हंसने लगते हैं। इसके बाद डेलिकेसी क्लब वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उस बंदे को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया। तभी वानली बोल लेते हैं ये क्यूएन लिंक काफी ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए अगर कोई बंदा यहाँ पर मर गए तो भी बाहर किसी को भी
पता ही नहीं चलेगा कि उस बंदे को किसने मारा। अगर तुम्हारा मास्टर यानी वो मास्टर सुवंग भी यहाँ पर आ गया तो तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ चुका होता उसका अटैक वजह से, क्योंकि वो अपना एक ही हाथ से उस अटैक को आसान से ब्लॉक कर चुका होता है। बाइसा ईजियन से बोलने लगता है कि ईजियन मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे कमीने मिलकर हमें सीरियसली जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों को भी उन पर दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हम इस चुटकू बीस की तरफ देखते वो बाइसा की शर्ट के अंदर पूरी तरह चुभे पड़ी होती है। बाइसा को ऐसा जिंदा देखने के बाद ये वानली पूरी तरह फट जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है सभी लोग जल्दी फायर फॉर्मेशन स्टार्ट करो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग मिलकर बाइसा को सराउंड करने लगते हैं। इसके बाद वो फायर फॉर्मेशन को स्टार्ट करने लगते हैं। तब उन्हीं में से एक बंदा बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा उस बंदे ने उस अटैक को इतना आसानी से ब्लॉक कर दिया, अगर मैं उसके पोजीशन में होता मैं वहीं पर मर जाता। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं वो एक जोरदार अटैक अपने हाथों में बनाते ये सारे लोग की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है तुम्हारा वो फायर फॉर्मेशन पूरी तरह से बनने तक मैं यहीं पर तुम लोगों के लिए वेट करूंगा, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। ये बोल के अटैक करने वाला होता तभी कोई और फेमिलियर बीस्ट वहां आ जाता, आने तुरंत बाद ही बाइसा पर अटैक करने लगते। इसे देखने तुरंत बाद उसे आसानी से पीछे मुड़कर डांस कर लेते हैं। तब वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि ये भी 7th लेवल का बीस्ट है, तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ तुम एक ही साथ 2 7th लेवल के बीस्ट के साथ कैसे फाइट कर पाओगे। ये सुनने के बाद ईजियन भी अपना फेमिलियर बीस्ट के पेंडेंट को बाहर निकालते हैं। इसके बाद बोलने लगता है क्या तुझे सच में लगता है वो यहाँ पर अकेला है? अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं भी उसके साथ हूँ, तो इसलिए अब मेरे से भी फाइट करना पड़ेगा तुम लोगों को। और तभी हम देखते हैं बाइसा की तरफ। बाइसा इन दोनों से फाइट करते करते बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे कोई भी जरूरत नहीं, तू इसलिए साइड में हट जा। और तभी हम देखते हैं ऐसा फाइट करने की वजह से बाइसा की शर्ट के अंदर से वो चुटकू सा बीस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इसके वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। इसे देखने तुरंत बाद वो लाइन है ना एक जोरदार बीस पर कर देते हैं, पर तभी हमारा बाइसा उसके सामने आ जाता है, वो अटैक उस पर ले लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि चुटकू अगर तुम मेरा फेमिलियर बीस बन जाओगे तो हमेशा तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमेशा मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और मैं तुझे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार तुम मेरा फेमिलियर बीस बन जाओ उसके बाद मैं तुझे एक सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करूंगा। ये वहां पर बैठकर ये सभी बोल ही रहा होता, तभी वो लाइन है ना एक जोरदार अटैक फिर से इस पर कर देती है। इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। और इतना बड़ा सा ब्लास्ट को देखने के बाद ईजियन पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है बाइसा। और ये देखने के बाद डेलीकेसी क्लब वाला बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था तुम इतना बड़ा बुद्धू होगे, क्योंकि तुमने वो 7th लेवल का बीस का एक अटैक नहीं बल्कि दो अटैक्स को अपने बॉडी के ऊपर ले चुका है। और इसके बाद जरूर मुझे पूरा यकीन है तुम इसके वजह से पूरी तरह से जेल के काग हो चुके होंगे। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं उसको कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ चुका होता है, क्योंकि वो बीस ने अपना पूरा शील्ड को यूज करके बाइसा को और अपने आप को दोनों को बचा चुका होता है। और वो शील्ड उसी बीस के बड़े से एनर्जी के फॉर्म में आ चुका होता है। इसे देखने के बाद ये सारे लोगों को पूरी तरह से फट जाती है। और उसका एनर्जी के देखने के बाद ये डेलीकेसी क्लब वाला बंदे को पूरी तरह से फट के चोट हो जाता है और चिल्लाने लगता है ये तो चुटकू सा बीस नहीं बल्कि येलो स्टेज के 9th लेवल का बीस है। और बाइसा को जिंदा देखने के बाद ईजियन के सांस में सांस आ जाते थे। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचते अरे यार मुझे लगा था कि इस बार बाइसा जरूर मर जाएगा, पर शुक्र है उसके पास वो बीस था तो इसलिए वो जिंदा बच पाया, वरना मैं अपने टीचर को कैसे जवाब दूंगा उसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। और तभी हम देखते वो सारे मिलकर इन दोनों फेमिलियर बीस को इसकी तरफ बेचते हुए बोला होता है जल्दी तुम दोनों जाओ, जाने के तुरंत बाद वो दोनों को अलर्ट करो। अगर सच में उस बाइसा ने उस कमाल का बीस को अपना फेमिलियर बनाते है उसके बाद हमारा पूरा बैंड ही बच जाएगा। और तभी हम चुटकू बीस की तरफ देखते वो अपना पूरा एनर्जी अपने मुंह में लाकर एक जोरदार अटैक इन दोनों स्पिरिट बीस पर कर देते हैं। इसके वजह से वो दोनों स्पिरिट बीस वहीं पर मर जाती है। इसके बाद उसका ओनर भी पूरी तरह से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बाइसा बोलने लगता है बेच दो तुम सारे लोगों के फेमिलियर बीस को एक ही साथ बेच दो, वो सारे बीस को मैं और मेरा बीस मिलकर एक ही साथ खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है तुम्हारे जैसे नल्ले बीस से फाइट करने का। ये सुनने पर वानली बोला तो ओ बच्चे तुम्हें इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ 2 फेमिलियर बीस को जान से मारने के बाद, कि अगर मैं चाहता तो मैं भी 3 या 4 बीस को आसानी से मार सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आकर मेरे साथ फाइट करो। ये बोल के अपना हाथ में एक जोरदार एनर्जी की ब्लास्ट बनाने लगता है। और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के बाद बाइसा बोलने लगता है मानना पड़ेगा इस बंदे को, इसके पास थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअल पावर है। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है बाइसा तुम इस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये 30 से की 5th लेवल पर है, तो इसीलिए हमें उस बंदे से थोड़ा बहुत संभाल के फाइट करना पड़ेगा। और तब हम वानली की तरफ देखते हैं वो अपना पूरा पावर यूज करके एक जोरदार अटैक बाइसा की तरफ कर देता है। इसे देखने के तुरंत बाद अपना हाथों के अंदर बाइसा भी अपना पूरा एनर्जी ला लेते हैं। इसके बाद ये भी अटैक करने के लिए सामने की तरफ जा रहा होता है। जाते जाते बोला होता है ईजियन तुम्हें भी मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। ये बोल के उसका अटैक पे ऊपर ये भी एक जोरदार अटैक कर देते हैं। इसके वजह से इन दोनों की एनर्जी से हवा में टकरा जाते हैं। इसे देखने के बाद वानली चिल्ला रहा होता है बच्चे कहे क्या तुझे सच में लगता है तेरा इतू सा कल्टिवेशन के साथ तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए मैं अपना आधा पावर को यूज करके तुम्हें पूरी तरह से कुचल के रख दूंगा। और इसे देखने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे बाइसा का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ 2nd स्टेज के 5th लेवल के ऊपर है और सामने वाले बंदे का कल्टिवेशन लेवल 3rd स्टेज के 5th लेवल पर है। फिर भी मैं देख सकती हूँ बाइसा उस सामने वाले बंदे को बराबर टक्कर दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते वो सामने की तरफ अटैक करते करते अपने मनी में सोचने लगता है कि यस मुझे पहले ही पता था कि ये चुटकू सा भी मुझे अपना एनर्जी थोड़ा
थोड़ा बहुत दे सकती है कभी कभी। पहले मुझे इसके बारे में सिर्फ पता था, पर अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया। और तभी हम इस वानली की तरफ देखते, वो पूरी तरह से चौका पड़ा होता है और अपने मन ही मन सोच रहे थे ऐसा ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, इस बंदे की एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रही है। ये सोचने तुरंत बाद ये सारे लोगों को ऑर्डर देने लगता है, आओ मेरे साथ आकर इस बंदे के साथ फाइट करो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और आने के तुरंत बाद अपना पूरा एनर्जी यूज करके बाइसा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद ईजिया ने अपना चाहता निकाल दिया थे। इसके बाद बोलने लगता अगर ऐसी बात हो मैं भी वहां पर आ रहा हूँ और मैं भी उस फाइट में ज्वाइन हो रहा हूँ। ये बोल के अपना चाहता यानी उसका कमाल का आर्टिफैक्ट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के तुरंत बाद ही बाइसा के पास आकर रुक जाती है और वो सामने वाली बंदे की तरफ अटैक करने वाली होते तभी हम देखते हैं बाइसा के नीचे के जमीन पूरी तरह से फिर से टूटने लगती है। इसे देखने के बाद बाइसा बोला होता है एक सेकंड कहीं हम फिर से नीचे तो नहीं गिरने वाले हैं। और यही सच होता है क्योंकि उसके नीचे के जमीन पूरी तरह टूट जाती है। इसके वजह से वो तीनों लोग नीचे तरफ ऐसा गिरने लगते हैं। इसके वजह से वहां पर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद ये डेलिकेसी क्लब वाला बंदा बोल रहा होता है मानना पड़ेगा भाई उस बंदे को, क्योंकि वो बंदा अकेले ही हम सारे लोग को अटैक को सेव पाए हुआ, वो भी आसानी से, और उसका नीचे का जमीन बिल्कुल भी ये सही नहीं पाए। इसके वजह से वो पूरी तरह टूट गया। और एक क्यूएन लिंक केव काफी ज्यादा बड़ी केव है, उसके नीचे काफी सारे छोटे छोटे केव्स होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है उन्हीं छोटे केव्स के अंदर एक छोटा केव टूट गई। इसके वजह से ये लोग उसी केव के अंदर गिर गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इतना ऊपर से गिरने के बाद कोई भी बंदा जिंदा बच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये सारे लोग भी मार चुके होंगे। सोचता ये सामने की तरफ देखने लगता है, देखने तुरंत बाद पूरी तरह चौक जाता है क्योंकि वो क्रैक पूरी तरह से बड़ा होते जा रहे होते और ऐसे ही बड़ा होते होते इनकी तरफ भी आने लगते। इसे देखने तुरंत बाद वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं भागो भी यहाँ से, वरना हम सारे लोग भी वो तीनों लोगों की तरफ इसके अंदर फंस गए पूरी तरह से मर जाएंगे। ये बोल के वो सारे लोग मिल गए वहां से काफी दूर ऐसा भागने लगते हैं। और तभी हम उस केव के अंदर देखते हैं वहां पर पूरी तरह से अंदर जा चुका होता है। तब ये ईजियन चिल्लाने लगता है भाई साहब तुम कहाँ पर हो। तब भाई साहब बोलने लगते हैं ईजियन तुम्हें इतना भी चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में हूं। ये बोले तुरंत बाद भाई साहब अपने हाथों के अंदर थोड़ा सा एनर्जी को गोले को बनने लगते हैं। इसके वजह से बाहर की तरफ रोशनी आ जाती है। इसके बाद भाई साहब बोलने लगता है हम लोग काफी ज्यादा लकी है क्योंकि इतना ऊपर से गिरने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है हम कहाँ पर लकी है क्योंकि हम ये अंधेरे गुफा के अंदर फंस गए और हमें बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल ही नहीं पता। अगर ऐसे ही चलता रहो कुछ ही दिन के बाद हम यहीं पर मर जाएंगे। और तभी बैसा सामने की तरफ देखने के बाद बोल रहा होता है हमारे सामने 30 मिनट जितना लंबे रास्ते को बड़ा बड़ा पत्थर पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे बड़े बड़े पत्थर को हम आसान से बर्बाद करके सामने की तरफ जा सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास तीसरे स्टेज के 5th लेवल जितना ताकत होना चाहिए। और मेरे बारे में बात करें तो मेरे पास इतना कल्टिवेशन है ही नहीं, और तुम्हारे बारे में बात करें तो तुम मेरे से भी नली हो, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब हम क्या करें। ये सोचता वो वहीं पर खड़े हो रहा होता। तभी हम देखते वो चुटकू सा बीच आकर इसका कंधे पर बैठ जाती है और वो बीच को देखने के बाद ईजियन बोलने लगता है क्या चुटकू तो ये सारे कांड को देखने के बाद भी यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ये भाई साहब बोलने लगता है ऐसा लग रहा है मेरे सैक्रिफाइस को देखने के बाद ये चुटकू मेरा फेवरेट पीस बनना चाहती है। अगर ऐसी बात तो मैं भी इस चुटकू को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये बोल के अपना उंगली फिर से काट लेता है। इसके वजह से अपना खून को उस बीच के माथे पर रख देते हैं। इसके तुरंत बाद ही उसके माथे के ऊपर काफी सारी एनर्जी आकर इकट्ठा होने लगती है। इसके बाद ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं, तब हम देखते हैं वो चुटकू सब इस फाइनली पेनेंट के फॉर्म में आ जाती है और उसे अपने हाथ में लेने के बाद ये भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है एक सेकंड ये चुटकू सब मेरे अंदर की एनर्जी को थोड़ा बहुत करके बढ़ा सकती है। अगर ऐसी बात है चुटकू सब इसकी ये स्किल को और मेरे हेवन एंड अर्थ के कल्टीवेशन टेक्निक को दोनों को एक साथ कंबाइन करके कल्टीवेट करूं तो उसके बाद कुछ ऐसा मिरेकल बन सकते हैं। ये सोचने तुरंत बाद वो वही पर बैठकर पूरी तरह से कल्टीवेट करना चालू कर देता है। इसे देखने के तुरंत बाद ईजियन पूरी तरह हिल जाता है और चिल्लाने लगता है क्या तुम पागल हो क्या, हम इस गुफा के अंदर पूरी तरह से फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता भी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, फिर भी तुम अपना कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में ध्यान दे रहे हो। और तभी ईजियन को काफी स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी की महसूस होती है। इसे देखने के तुरंत बाद ये अपने मन ही मन सोचे अरे बाप रे इतना स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी, क्या इसका मतलब इस गुफा के आसपास कोई स्ट्रांग सा स्पिरिचुअल बीस्ट आया है क्या। अगर ऐसी बात तो हम इस गुफा से बाहर निकल जाए तब भी हमारे ऊपर मुसीबत आ सकते हैं, तो इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। सोच सामने की तरफ देखने तुरंत पूरी तरह चौक जाते क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और से नहीं बल्कि बाइसा के अंदर से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने पेनेंट को यानी वो चुटकू सा स्पिरिट बीस्ट की एनर्जी को फॉर्म यूज करके अपना कल्टीवेशन पर फोकस किया जा रहा होता है। और इसे देखने के बाद ईजियन फिर से हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचे मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि स्पिरिट बीस्ट इतना स्ट्रांग होगा, और मुझे ये भी बिल्कुल नहीं लगा था कि बाइसा इसको इतना आसानी से यूज कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे कमाल का स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल करने में स्ट्रांग बंदों को भी फट के हाथ में आ जाती है। तभी पे जियांग वांगली और उसके सारे चमचों की तरफ वो सारे लोग भागते बाहर की तरफ आ रहे होते और उसी का वेट करते वहां पर ऑलरेडी काफी सारे लोग वहां पर आ चुके होते और तभी उन्हीं में से हम इस बंदे की तरफ देखते यही फूड एंड स्पिरिट एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल होता है। और इसके साथ साथ आपको भी पहले पता है कि फूड एंड स्पिरिट एकेडमी फिर से 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, उनमें चीसियाओ एकेडमी भी एक सेक्शन आते हैं और ये बंदा उसी चीसियाओ एकेडमी का डायरेक्टर भी होता है और इसका नाम चेंग कायू है। तब वाइस प्रिंसिपल पूछने लगता है कि वानली तुम इतना भागते और डरते क्यों आ रहे हो, क्या उस कियानली के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है क्या। ये सुने तुरंत बाद वानली बोलने लगता है कि वाइस प्रिंसिपल सर आपकी ऑर्डर के मुताबिक हम कियानली के अंदर जाकर पहरेदारी कर रहे थे और तभी हमारे
तक अकेडमी के 2 स्टूडेंट बिना परमिशन के वहां पर आ गए। आने तुरंत बाद ही काफी सारे स्पिरिट भी इसको मारने लगे, उनका स्कोर भी अपने पास रखने लगे। इसे देखने के तुरंत बाद ही हम सारे मिलकर उन दोनों को रोकने के लिए वहां पर गए थे, पर तभी वहां पर काफी ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि वो दोनों मिलकर हाई लेवल की स्पिरिट भी इसको गुस्सा दिलाए थे। इसके वजह से वो स्पिरिट भी गुस्सा होकर इन दोनों पर एक जोरदार अटैक किया। ये अटैक तो ये दोनों आसानी से डाज कर लिया, पर इसके वजह से वो क्वियनलिंग केव के अंदर एक बड़ा सा केव पूरी तरह टूट गया और बैड लक की वजह से ये दोनों उसी केव के अंदर नीचे गिर गए और मुझे लगता है वो दोनों मर गए। ये सारे झूठे इल्जाम सुनने के बाद ये वाइस प्रिंसिपल चिल्ला होता है, क्या उन दोनों की इतनी हिम्मत, वो बिना परमिशन की क्वियनलिंग केव के अंदर आ गए। आने के तुरंत बाद ही काफी सारे स्पिरिट भी इसको मारने लगा। अगर ऐसी बात तो उन दोनों के नाम बताओ मुझे। ये सुनने बाद वान ली बोलने लगता है, मास्टर मुझे उन दोनों का नाम तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो मास्टर सुवांग की दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए अगर आप उन दोनों के बारे में पता करना चाहते हो तो सीधा जाकर मास्टर सुवांग से पूछ लीजिए। ये सुनने तुरंत बाद वो वाइस प्रिंसिपल काफी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, वो बोल रहा होता है कि या मैं भी सुनना चाहता हूँ इसके बारे में वो मास्टर सुवांग क्या कहना चाहते हैं। अगर उसका गलती हो तो उसका केयर बिल्कुल भी नहीं है। ये बोल के वाइस प्रिंसिपल मास्टर सुवांग की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद खुश होते हुए वान ली अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं भी देखना चाहता हूँ मास्टर सुवांग अब वाइस प्रिंसिपल के हाथ में कैसे बच पाएगा। और तभी पे शीश उठता मास्टर सुवांग की तरफ, वो अपने कमरे के अंदर बैठकर कल्टिवेट किया जा रहा था और सोच रहा होता है आय हाय आय हाय आज कितना अच्छा दिन है, क्योंकि आज मेरा कल्टिवेशन काफी जल्दी जल्दी इंप्रूव हुए जा रहे हैं। उतने में वहां पर वो लांगसिया आ जाता है। आने के तुरंत बाद पूछने लगता है कि मास्टर सुवांग मैं क्या पूछ सकता हूँ, बैसा कहाँ पर है। ये सुने तुरंत बाद मास्टर सुवांग भी अपना आंख खोल लेता है और बोलने लगता है, ओहो ओहो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सुजाकू गार्ड का हेड आई है। अगर मैं सही हूँ तो कल रात को तुम्हारी टीम यानी सुजाकू गार्ड की एक टीम ही वो ट्रेजर रूम को गार्ड कर रही थी, और मैंने ये भी सुना था कि कल रात को कोई बंदा उस ट्रेजर रूम के अंदर घुसने की कोशिश की, और क्या तुम उसी के बारे में मुझे पता करने के लिए यहाँ पर आ चुके हो क्या लांगसिया। ये सुनने के बाद लांगसिया बोलने लगता है, मास्टर सुवांग आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आपको इसके बारे में पहले से ही पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पर एक सस्पिशियस वुमेन भी थी, और वही सस्पिशियस वुमेन को कल रात को वहाँ से कोई बंदा चुड़ा के ले गया, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा बैसा ही है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में पता करने के लिए बैसा से मिलने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ मास्टर सुवांग। ये सुनने बाद मास्टर सुवांग बोले था, हाँ मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि हमारे अकेडमी के अंदर कितना सारे गार्ड्स के ग्रुप है। पहले तुम्हारा सुजाकू ग्रुप, उसके बाद क्विंगलांग ग्रुप, उसके बाद जियानवू ग्रुप, उसके बाद बायहू ग्रुप, और वो चारों ग्रुप के लीडर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर मेरा मानना है कि उन सभी में से तुम ही सबसे टैलेंटेड हो, और इतना टैलेंटेड होने की वजह से तेरे ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन आ रही है। इसके वजह से तेरे अंदर का वो सीक्रेट के बारे में सभी लोगों को पता चल सकती है। ये सारे बात सुनने के बाद लांगसिया पूरी तरह हिल जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर सुवांग आप किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर छुपाने के लिए कोई भी सीक्रेट है ही नहीं। ये बोलने के बाद लांगसिया अपने मन ही मन सोचने थे, कहीं कहीं इस बंदे को मेरे सीक्रेट के बारे में पता तो नहीं चल गया। ये सुनने के बाद हंसते हुए मास्टर सुवांग बोले, नहीं लांगसिया तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। और अगर हम बैसा के बारे में बात करें तो वो अपने सीनियर के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर गए, और वो दोनों मिलकर कहीं पर गए, और वो दोनों कब वापस आएंगे इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें बैसा के साथ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो उसके लिए वेट कर सकते हो, तो यही पर बैठकर। उतने में वहां पर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है। आने के तुरंत बाद चिल्लाना लगता है कि सुवांग तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारे स्टूडेंट्स ने वहां पर इतना बड़ा लफड़ा किया है, फिर भी तुम आसानी से यहाँ पर बैठकर खुशी खुशी टी पी रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम का चीज बचा हुआ है या नहीं। ये सुने बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है कि वाइस प्रिंसिपल आप मुझे मिलने के लिए इतना दिन के बाद आ चुके हो, तो इसलिए आइए यहाँ पर आकर बैठ जाए और हम दोनों टी पीते पीते बात करेंगे। तभी मास्टर सुवांग के सामने वो वान लिया आ जाते, आने के बाद बोलने लगता है उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो मास्टर सुवांग, आपको क्या पता है कि आपको दोनों स्टूडेंट कहाँ पर है। ये सुने बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है, क्या तुम भी वो बैसा के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आए, वो लांगसिया भी यहाँ पर उसी के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आए, क्या इसका मतलब बैसा यहाँ पर आने की एक दिन तुरंत बाद ही ये इतना फेमस हो गया है क्या। अभी वान ली की बात सुनने के बाद ये लांगसिया पूछने लगता है कि वान ली क्या तुझे पता है कि वो बैसा कहाँ पर है, क्योंकि मुझे वो बैसा के साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो भी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो इसीलिए अगर तुम्हें सच में बैसा के बारे में इन्फॉर्मेशन पता हो तो मुझे तुरंत ही बता दो। ये सुनिए तुरंत बाद ये वान ली बोलने लगता है, अगर ऐसी बात तो लांगसिया तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बैड न्यूज है, क्योंकि तुम हमेशा के लिए वो बैसा के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैसा और उसका सीनियर यीजियन दोनों क्वियनलिंग केव के अंदर आकर गड़बड़ करने की पूरी तरह से कोशिश की, और उसी गड़बड़ करते करते वो दोनों एक केव के अंदर गिर गए। मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों अब तक मर चुके होंगे। ये सुने तुरंत बाद ये मास्टर सुवांग पूरी तरह से हिल जाता है और चौंकने लगता है, क्या 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 तुमने बोला। और ये बात सुनने के बाद लांगसिया भी पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगता है, क्या क्या सच में पैसा मर गए है क्या। तब वाइस प्रिंसिपल मास्टर सुवांग से बोलने लगता है, मास्टर सुवांग तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नौटंकी करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे दोनों स्टूडेंट उस केव के अंदर बिल्कुल भी जा नहीं सकते और इतना गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देना ही पड़ेगा। और तब हम लांगसिया की तरफ देखते, वो अभी भी पूरी तरह से चौकी पड़ी होती है और अपने मनी में सोच रहे थे, क्या क्या सच में वो पैसा मर गया है क्या। मुझे ये सारे बात सुनने के बाद भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तब हम मास्टर सुवांग की तरफ देखते, वो काफी गुस्से से चिल्ला रहा होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी बंदा वो क्वियनलिंग केव के अंदर जाना तो उससे पहले वहां पर एंट्रेंस का गार्ड का परमिशन लेना पड़ेगा। और क्या तुम मुझसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो दोनों सीधा उस एंट्रेंस के अंदर घुस गए, फिर भी वो
वो एंट्रेंस के गार्ड उनको बिल्कुल ही रोकने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या वहां पर के गार्ड का काम करने से बदले मरवा रहे थे क्या? ये सुने वो वाइस प्रिंसिपल भी चिल्ला रहा होता है। इसके बारे में कोई पूछने का जरूरत है क्या? क्योंकि तुम इस अकेडमी के एक जनरल में से एक जनरल हो, तो इसलिए उसी पोजीशन का इन्फ्लुएंस को यूज करके तुम तो अपने दोनों स्टूडेंट्स को उसके अंदर बेच चुके होंगे। ये सुने वो वहां पर सारे डिसेबल चिल्लाने लगे, हाँ मास्टर सुवंग हमेशा ऐसे करते हैं, वो हमेशा रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, तो इसलिए उसे हमारे अकेडमी के अंदर से निकाल दो और वो हमारे अकेडमी के अंदर रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और ये सारे कांड को देखने के बाद एक डिसेबल दूसरे डिसेबल से पूछने लगता है, अरे बाप रे यहाँ पर इतना शोर मच रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? ये सुने बाद दूसरा डिसेबल बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि दो बंदे मिलकर क्वीन लिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला, और वो दो बंदे और कोई नहीं बल्कि मास्टर सुवंग की दो स्टूडेंट्स ही है। ये सुने बाद पहला वाला डिसेबल बोल रहा, तो अरे यार ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि मुझे एक बार भी उस क्वीन लिंग के अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिला। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये ईजियन अपने गार्ड से बोल रहे होते हैं, यहाँ पर काफी सारे डिसेबल ऑलरेडी आ चुके हैं और वो सारे डिसेबल मास्टर सुवंग के अगेंस्ट है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक बड़ा सा लफड़ा होने वाला, तो इसलिए किसी भी कीमत पर मास्टर सुवंग को प्रोटेक्ट करो तुम सारे मिलकर। ये सुने तुरंत बाद वो गार्ड्स भी अपना चाकू लेते हैं और बोलने लगते हैं कि यस आप जो कहते हैं हम सब वैसे करने के लिए तैयार हैं। और तभी उसी फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के अंदर एक जोरदार आवाज सुनाई देने लगता है, उसके साथ साथ काफी जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी भी, और इतना जोरदार आवाज और इतना खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के बाद ये वाइस प्रिंसिपल थोड़ा बहुत हिल जाता है और बोलने लगता है कि ये किस तरह का आवाज है। और तभी हम देखते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारा चुटकू बीच की होती है। और तभी हम देखते हैं बैसा, ईजियन और बीच तीनों वहां पर आ चुके होते हैं। और तभी बैसा उस चुटकू बीच से बोल रहा होता है, तो इतना भी जोर से गुर्राने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो इसीलिए गुड वेरी गुड, आज शाम को तुम्हें काफी बढ़िया पिज्जा खिला दूंगा मैं। और बैसा को जिंदा देखने के बाद वान ली की मुंह तो निकल जाते हैं और चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे लगा था कि तुम वहीं पर मर चुके होंगे, पर एक सेकंड तुम उस केव के अंदर नीचे गिर गए थे, फिर भी तुम्हारे ऊपर छोटा सा भी करोज नहीं आया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सुने तुरंत बाद ये बैसा इसको डराते हुए बोला होता है कि क्योंकि मैं एक बड़ा सा भूत हूँ और मैं तुम दोनों को अभी खा जाऊंगा। और ये बैसा को जिंदा देखने के बाद ये लांगसिया के साथ में सासा देते, तब हम मास्टर सुवंग की तरफ देखते, वो बैसा को देखने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि मैंने कल ही देखा था वो बैसा का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ सेकंड स्टेज के 5th लेवल पर था, अब तीसरे स्टेज के 5th लेवल पर गया है। और तभी मास्टर सुवंग बैसा के कंधे के ऊपर वो चुटकू सा बीज को देख लेता, देखने तुरंत बाद अपने मन ही मन सोचने अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया, ये तो वही कमाल का बीज है जिसने अपने एक ही अटैक के साथ लाखों डिमांड बीज को जान से ही मार डाला। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बैसा ने इस कमाल का बीज को अपना फेमिलियर बीज बना ले, इसीलिए इसका कल्टीवेशन इतना फटाफट इंप्रूव हो गया। और तभी ईजियन वो वानली को देखकर बोल रहे थे, वानली तुम बैसा को और मुझे दोनों को एक साथ देखने के बाद इतना क्यों डर रहे हो? क्या तुम इसी वजह से डर रहे हो कि अगर हम दोनों मिलकर तुम्हारे बारे में सच बता दो तो उसके बाद तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकती है? ये सुनने के बाद वानली पूरी तरह से फट जाती है, इसके वजह से उछलने लगते हैं, नहीं मैंने कुछ भी नहीं गलती है, तो मैं क्यों डरूं इसके वजह से? अगर यहाँ पर किसी को डरना है तो तुम दोनों की डरना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों मिलकर उस क्वीन लिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता, ओहो तो तुमने ये सारे लोग को यही बताया? ओके अगर ऐसी बात तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और सच बात है कि नोबल सोसाइटी के कुछ बंदे और ये वानली दोनों डेलिकेसी क्लब के साथ मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश, पर मैं काफी ज्यादा लकी था, तो इसलिए ये काम में ये दोनों बिल्कुल ही सक्सेस ही नहीं हो पाई। ये सुनने के बाद वहां पर पीछे के डिसेबल चिल्लाने लगते हैं, क्या हमारे सीनियर और वानली वो बुरे सा डेलिकेसी क्लब के साथ मिल गए। ये सुने तुरंत बाद ये वानली को काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं, नहीं मैं कोई भी डेलिकेसी क्लब का साथ मिला बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हें मारने की इसीलिए कोशिश की क्योंकि तुमने वो बीज को मुझे देने से इनकार किया था। ये सुने के बाद हंसते हुए वैसा बोला, तो ओहो तो फाइनली कूल कर ही लिया कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो भी वो क्वीन लिंग केव के अंदर, इसी वजह से वो क्वीन लिंग केव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये बोलने के बाद बैसा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वानली इतना बड़ा बुद्धू होगा कि ये अपने पैर पर अपनी खुद ही उड़ाली मार ली। और बैसा की ये बात सुनने के बाद वहां पर कुछ देर तक कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, पूरी तरह सन्नाटा छा जाती है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल पूछने लगता है कि वानली मुझे सच बताओ, क्या तुमने उसके अंदर झगड़ा चाह चुकी है, इसके वजह से वो क्वीन लिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गया? ये सुनने के बाद ये वानली कुछ भी जवाब नहीं देता, बस अपने मन ही मन सोचने लगता है कि बैसा कमी ने कही का जब मेरे पास मौका था तभी मैं तुझे मारना ही चाहिए था, पर अभी भी कुछ ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी मेरा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो भी तेरे वजह से, तो इसीलिए मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। ये सोचने के तुरंत बाद ये वानली बाहर तेरा बोला होता, भाई साहब तुमने मेरा नाम पूरी तरह से बदनाम कर दिया, तो इसलिए इसका बदला मैं लेके रहूंगा और तुझे जान से ही मार के रहूंगा। ये बोल के बैसा को अटैक करने के लिए बैसा की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, बढ़ते चिल्ला रहा होता है, बैसा मेरा शॉकिंग वेव फॉर्म टेक्निक आज तुम्हारा टुकड़ा कर डालेगा। ये देखने के तुरंत बाद ये सुजाकू गार्ड की हेड यानी लांगसिया अपने गार्ड से बोल रहे होते हैं कि जाओ, जाने के तुरंत बाद बैसा को हर हालत में प्रोटेक्ट करो। ये सुने बस ठीक है बोल के वो सारे गार्ड भी बैसा की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वो लोग वहां से जाने के बाद लांगसिया अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि वो शॉकिंग वेव फॉर्म टेक्निक वो जियांग फैमिली का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, तो इसे अगर इसे हेड ऑन ले लिया तो बैसा की मरने की चांसेस भी काफी है। ये सोचने के बाद बैसा से जोर से चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि बैसा उस टेक्निक को डॉज करो, उस हेड ऑन लेने की बिल्कुल ही कोशिश मत करो। अब हम इन दोनों की तरफ देखते हैं, ये वानली अपना पूरा पावर यूज करके एक जोरदार अटैक बैसा पर करते करते बोल
बोल रहा होता है कि आज तुम मरोगे, ये बोल के जोरदार अटैक भाई साहब पर कर देता है। पर इसके बाद ये सारे लोग उसके सामने कुछ ऐसा देखते, देखने के तुरंत बाद ये सारे लोग पूरी तरह हिल जाते हैं वहीं पर, क्योंकि सामने से हमारा भाई साहब उतना स्ट्रॉन्ग अटैक को सिर्फ अपना एक ही हाथ से पकड़ चुका होता है। इसके बाद भाई साहब बोलने लगता है कि ओके ओके तुम ये सारे लोग के सामने मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे कितना बड़ा बुद्धू समझा, उससे भी काफी बड़ा बुद्धू हो तुम, क्योंकि इसके वजह से मुझे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है। ये बोल के जोरदार अटैक उस पर कर देते हैं। इसके वजह से वान ली को काफी चोट लग जाती है। उसके साथ साथ ही वो काफी दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी मास्टर सुआंग बाइसा से बोलने लगता है कि बाइसा यहाँ पर ऑलरेडी सुजाकू गार्ड्स आ चुके हैं, तो इसलिए इसके बाद के मामला वो लोग ही संभालेंगे। ये बोलने के बाद मास्टर सुआंग अपने मनी मन सोचने थे कि ऐसा लग रहा है मेरे डिसेबल मेरे से कुछ ज्यादा सीक्रेट छुपा रहा है। और तभी हम लांगशिया की तरफ देखते, वो सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे रहे होते कि वो वान ली को पकड़ लो, जेल में बंद करो, वहां पर जाकर मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। ये बोलने के बाद लांगशिया अपने मनी मन सोचने लगते ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बाइसा का कल्टीवेशन सिर्फ सेकंड स्टेज के 5th लेवल पर था, अब तीसरे स्टेज के 5th लेवल पर गई हुई है। क्या इसका मतलब सच में वो बाइसा मेरे से भी बड़ा सीक्रेट अपने बॉडी के अंदर छुपा रहे हैं क्या? या इसको वो क्यूएनलिंग केव के अंदर जाने के बाद एक कमाल का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। ये सोचो तुरंत बाद ये लांगशिया बाइसा के पास जाकर बोल रहे होते कि अभी के लिए मैं वान ली को जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगी, और एक बार इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट होते है उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आकर कल रात के बारे में पूछूंगी, उसके बाद तुम पूरी तरह से सच्चाई बताना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये बोल के वहां से बाय बोल के चली जाती है। और तभी हम मास्टर सुआंग की तरफ देखते हैं, वो वाइस प्रिंसिपल से पूछ रहा होता है कि वाइस प्रिंसिपल जैसे भी ये लफड़ा पूरी तरह से कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो इसीलिए आजा हम बैठ कर चाय पियेंगे। ये सुने तुरंत बाद वाइस प्रिंसिपल वहां से जाते जाते बोल रहा होता है नहीं मेरे पास और भी काम है, तो इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ बाय। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो ईजियन से बोल रहा होता है चलो भाई ये सारा मामला तो अब खत्म हो चुका है। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है कि बाइसा तू इतना भी जल्दी इतना भी खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार मास्टर सुआंग के फेस की तरफ देखो उसके बाद तुम्हारा फट के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये सुने तुरंत बाद ये भी डरता डरता मास्टर सुआंग की तरफ देखने लगता है, देखने के तुरंत बाद इसका भी फट जाती है, क्योंकि वो मास्टर सुआंग इसको काफी गुस्से से सबूर के देख ही जा रहा होता है। और तभी आप कुछ देर बाद का तब हम देखते ये तीनों अपने कमरे के अंदर बात कर रहे होते हैं, तब हम देखते ईजियन उसको सारे कांड के बारे में बता चुके होते हैं। इसके बाद बोल रहे होते हैं कि मास्टर मैं भी मानता हूँ ये सारी गलती मेरे है, तो इसलिए आगे जाकर मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूंगी, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद मास्टर सुआंग बोलने लगता है हाँ माफ करने के लिए तो माफ कर सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारा पूरा स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही जानते हो, तो इसलिए मुझे ये बात बताओ कि तुम दोनों पहले कहाँ पर मिल चुके हो और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी या दोस्ती है, इसके बारे में मुझे पूरी तरह सच सच बता दो। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है हाँ मास्टर मैं ऑलमोस्ट इसके बारे में बताना भूल ही गया था कि ये ईजियन और में हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वो ईजियन मेरे होने वाले ये बोल ही रहा था, तभी वो ईजियन आकर इसका मुंह पूरी तरह से बंद कर लेती। इसके बाद बोलने लगता है भाई साहब अगर तुम इसके बारे में मास्टर को बताने की कोशिश भी की तो उसके बाद मैया कसम तुम्हारे मार के रख दूंगी मैं। ये सुनने के बाद मास्टर सुआंग इसको चिढ़ाते हुए बोला होता आय है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरे दोनों स्टूडेंट्स इतना क्लोज है। तब ईजियन चिल्लाने लगता है नहीं मास्टर तुम गलत सोच रहे हो, हम दोनों इतना क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। तभी भाई साहब बोलने लगता है हाँ मास्टर सुआंग वो सही कह रहे हैं, वो उसके बीच में और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद ईजियन से बोलने लगता है कि ईजियन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ऐसे भी शर्मा पाओगे। ये सुनने के बाद ईजियन बोलते हैं नहीं मैं कहाँ पर शर्मा रहा हूँ। ये सारे कांड देखने के बाद ये मास्टर सुआंग अपने मनी मन सोचने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उतने में उसी कमरे के अंदर कोई और बंदा आ जाए, तो उसे देखने के बाद ये तीनों लोग उसके तरफ देखते हुए बोले होते ये तो तुम हो, और तभी हम उस बंदे की तरफ देखते वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सायरन ही होता है। तब वो बोलने लगता है मास्टर सुआंग आपको मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, और मैं यहाँ पर बाइसा से मिलने के लिए आया हूँ, तो इसलिए आपका परमिशन हो तो मैं यहाँ पर बैठकर बाइसा से बात करना चाहता हूँ। ये सुने तुरंत बाद बाइसा बोलने लगता है आज सायरन भाई यहाँ पर आकर बैठकर बात करेंगे। नहीं यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर बैठकर बात करेंगे तो मास्टर सुआंग को पूरी तरह डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम दोनों बाहर जाकर बात करेंगे। ये बोलने तुरंत बाद ये बाइसा वहां से उठ जाता है और बोलने लगता है मास्टर सुआंग प्लीज मुझे इजाजत दीजिए बाहर जाने का। ये सुनने के बाद मास्टर सुआंग बोलने लगता है हाँ दे दिया तुम्हें इजाजत, तो इसलिए दफा हो जाए। ये सुनने के बाद वो भी वो सायरन को लेके वहां से जाने लगता है। जाते जाते बाइसा बोल रहा होता है सायरन मुझे भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर भी एक बढ़िया सा पिज्जा का रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो इसलिए हम दोनों वही रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर बात करेंगे। और वो दोनों को वहां से जाते जाते देखकर ये मास्टर सुआंग अपने मनी में सोचने थे ओके तो बाइसा सायरन को भी पहले से जानता है। और तभी उसी रेस्टोरेंट के सामने एक बंदा खड़े होकर बोल रहा होता है कि आजा अंदर आजा, आज तो सुप्रीम पिज्जा काफी बढ़िया है। और तभी बाइसा ऊपर आ जाता है, आने तुरंत बोलने लगता है हाँ हम भी आ रहे हैं उसी पिज्जा के लिए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर पिज्जा खाते बात कर रहे होते हैं। तब ये सायरन बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा बाइसा मैंने सुना था कि तुमने इस अकेडमी के अंदर आने के तुरंत बाद इस पूरी अकेडमी को हिला के रख दिया। ये सुने बाइसा बोलने लगता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो हिलाना नहीं चाहता पर वो अपने अभी हिल गए मेरे वजह से। इसके बाद बाइसा सीरियस होकर बोल रहा होता है कि अब जोक्स करने का समय अब खत्म हो चुका है, अब सीरियस बात करने का समय आ चुका है। क्या तुम्हें याद है तुम एक टेक्निक को यूज करके वो बयून के ऊपर फास्ट डेथ टेक्निक का नाम का एक टेक्निक को पूरी
तरह से खत्म कर चुके हो। तो इसीलिए मुझे सच बताओ कि उस टेक्निक को तुमने कहाँ पर सीखा और तुमको किसी ने सिखाया। ये सुने के बाद सायरन बोले तो ओहो भाई साहब, तो तुझे इस टेक्निक के बारे में जाना है। वो फर्स्ट डेज टेक्निक को मुझे कोई भी नहीं सिखाया, बल्कि मैं अपने अभी खुद ही सीखा है। क्या ना कुछ साल पहले मैं इसी अकेडमी के अंदर इधर उधर घूम रहा था यूं ही, और तभी मुझे इसी अकेडमी के अंदर एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। ये टेक्निक तुरंत बाद मैं उस घर के अंदर चेक करने के लिए गया था, तभी मुझे इसी टेक्निक के रिलेटेड एक बुक मिल गई और उसे देखने के तुरंत बाद मैं उस बुक को लेकर वापस आ गया। और जब मेरे पास समय था तब तक मैं इस टेक्निक को सीखने लगा। पर मैं लिख के बोल सकता हूँ इतना साल के बाद भी मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर बिल्कुल भी नहीं कर पाया। ये सुनने बाद पैसा पूछने लगता है कि सायरन, इस टेक्निक के पीछे का ओरिजिन पता करना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे उस टूटे फूटे घर के यहाँ पर ले जा सकते हो क्या? ये सुनने बाद सायरन बोले तो हाँ ले जा सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनने बाद भाई साहब ने मन ही मन सोचने लगता है कि अब मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इसके पीछे दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहले पॉसिबिलिटी है कि जो भी बंदा मुझे पिछले जिंदगी में मारने की कोशिश की वो बंदा इसी अकेडमी के अंदर छुपा पड़ा है, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि उस बंदे को इस अकेडमी के हायर अप्स के साथ डीपली कनेक्शन हो सकते हैं। तभी आप ऐसी शूट है इसी अकेडमी के अंदर नोबल सोसाइटी की तरह, वहां पर एक सिंहासन पे एक बंदा बैठा होता है, उसके सामने आकर ये वाले अपने घुटने पर बैठ चुका होता है। तब वो सिंहासन पर बैठने वाला बंदा चिल्लाने लगता है तुम कचरे हो, तुम सारे लोग कचरे हो, क्योंकि तुम इतना सारे लोग मिलकर भी एक नए बंदों को भी हरा नहीं पाए। और तभी हमें सिंहासन पर बैठने वाले बंदे की तरफ देखते हैं, यही नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता है, इसका नाम क्वीन वुलियांग होता है। तभी वुलियांग बोलने लगता है कि वानली तुम हमारे नोबल सोसाइटी के नाम पर दबे हो। तभी हम देखते हैं वहां पर वो डेलीकेसी क्लब वाला बंदा भी होता है और इसका नाम यंग मास्टर सियान होता है, तो इसलिए आगे से हम इसे यंग मास्टर सियान ही बुलाएंगे। तभी यंग मास्टर सियान बोलने लगता है कि वो भाई से थोड़ा बहुत लकी है, इसलिए वो हमसे बच के भाग गया था, पर वो भाई से हमेशा इतना लकी हो तो इसलिए आज नहीं तो कल वो भाई से हमारे हाथों से ही मर जाएगा, तो इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है। और मैंने तुम लोगों को पहले पिज्जा एम्पायर के ड्यूक के ढूंढने के बारे में काम दिया था, उस काम के बारे में क्या? ये सुनने के बाद वानली बोल रहा होता है यंग मास्टर सियान, आपने हमें उसके बारे में सिर्फ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसलिए उसको फाइंड करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इस अकेडमी के अंदर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो सारे लोगों में से आपका ड्यूक को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। और उतना ही नहीं बल्कि वो मास्टर सुवांग और उसके अंडर के सारे टीचर हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, तो इसलिए हमें उस ड्यूक को फाइंड करने में और भी ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर वो बयून का कजिन बाओ सियान आ जाता है, आने तुरंत बाद बोलने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास एक प्लान है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट वुलियांग पूछ रहा होता है कि क्या बाओ सियान तुम्हारा प्लान ये मास्टर सुवांग को भी संभाल सकती है क्या? ये सुनने के बाद बाओ सियान हंसते हुए बोल रहा होता है नहीं प्रेसिडेंट वुलियांग उसे अकेला नहीं बल्कि उसका स्टूडेंट बाइसा को भी संभाल सकती है। नहीं मैं गलत था, उन दोनों को संभाल नहीं सकती बल्कि उन दोनों को एक ही साथ जान से मार सकती है। तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, उसको चीख आ जाती है। ये देखने तुरंत बाद सायरन पूछने लगता है क्या बाइसा तुम बाहर आने की वजह से तुम्हें सर्दी लग गई क्या? ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरा 2-3 गर्लफ्रेंड है, उन्हीं में से एक गर्लफ्रेंड मुझे याद कर रहे हो। और ऐसे ही बात करते करते वो दो लोग उसी टूटे फूटे घर के पास आकर रुक जाते हैं। तब उसी घर को दिखाते हुए सायरन बोल रहा होता है कि देखो भाई उसी घर के अंदर मुझे वो टेक्निक मिल चुकी है। और इसे देखने के बाद बाइसा पूछ रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना कमाल के अकेडमी के अंदर इतना टूटा फूटा घर भी है। ये सुनने के बाद सायरन बोलने लगता है कि 6 महीने से पहले तक तो यहाँ पर काफी सारे डिसेबल रह रहे थे, और तभी इसी घर के आसपास काफी सारे अजीब चीजें होने लगी, इसके वजह से ये सारे डिसेबल डर गए और ये सारे अजीब चीजों को नोटिस करने के बाद इसी अकेडमी ने ये सारे डिसेबल को कहीं और शिफ्ट कर लिया। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि क्या इस घर के आसपास अजीब चीजें होने लगे, पर किस तरह का अजीब चीजें? ये सुनने के बाद सायरन बोलने लगता है मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, क्योंकि इस अकेडमी ने इस सारे अजीब चीजों के बारे में पूरी तरह सीक्रेट रखा है, पर मुझे एक चीज के बारे में पूरी तरह से पता है। ये सुनने के बाद भाई साहब पूछने लगता है किस चीज के बारे में? ये सुनने के बाद सायरन बोलने लगता है जब से ये सारे अजीब चीजें होने लगे तब से लेकर अब तक काफी सारे लोग मिसिंग होने लगे, वो भी रात में, और उसके बाद वो सारे लोग कभी भी नहीं वापस आते या उनका लाश भी नहीं मिलता। वेल भाई साहब मैंने तुमसे पहले छोटा सा झूठ बोल दिया था, और झूठ ये है कि मैं यूं ही नहीं घूम रहा था बल्कि इसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते घूम रहा था। अभी मुझे ये टोटा फूटा घर भी मिल गया, उसके साथ उसके अंदर का वो टेक्निक का बुक भी। ये सुनने के बाद भाई साहब भी वो सारे रूम को ऐसा चेक करने लगता है और उसके बाद उसको एक जगह मिल जाता है और वहां पर बैठ कर ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि इसी रूम के अंदर कोई बंदा सीक्रेटली और स्पिरिट डिवोरिंग फॉर्मेशन को लगा चुका है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे मिसिंग डिसेबल जाकर इसी फॉर्मेशन के अंदर या तो फंस चुके होंगे या तो मर चुके होंगे। और मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि जैसा खतरनाक फॉर्मेशन को जिस अकेडमी के अंदर कौन लगा चुका होगा और किस लिए लगा चुका होगा। ये वहां पर बैठकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी उसी घर के विंडो के पास से एक शैडो जैसा फिगर गुजर जाती थी काफी तेज से, और इसका बनक बाइसा को लग जाते है। इसके वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़कर चिल्ला रहा होता है कौन है वहां पर? ये सुने तुरंत बाद वो पर्सन काफी तेज से वहां पर दीवार को कूद से काफी तेज से भागने लगती है। ये देखने के तुरंत बाद ये बाइसा और सायरन दोनों बाहर की तरफ आ जाता है, आने के तुरंत बाद स्पीड अप होकर इस पर्सन के लिए ढूंढने लगते हैं। और जाते जाते बाइसा बोल रहा होता है सायरन तुम उस बंदे को बिल्कुल ही मत मारना क्योंकि उससे मुझे थोड़ा क्वेश्चन पूछना है। ये बोले तुरंत बाद बाइसा अपना पूरा स्पीड लगाता है, लगाने के तुरंत बाद उस पर्सन का गला पकड़ लेता है और तब हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पहले वाला फेंगशिया होता है। ये देखने के तुरंत बाद बाइसा उसका गला छोड़ देते हैं।
जिसकी वजह से ये लड़की बैसा के थोड़ा दूर आ जाती है और तब बैसा पूछने लगता है ये लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। ये सुनने बाद फेंगशिया बोलने लगता है किसका मैंने बोला कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं यूं ही घूम रहा था क्योंकि मैं भी इसी एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। ये बोलने के बाद फेंगशिया अपने मन में सोचने थे अरे यार क्या अभी ये कर्सिल एक्टिवेट होना था क्या। और तभी हमारा बैसा भी उसके गर्दन के पीछे का वो कर्सिल को देख लेता है। देखने के तुरंत बाद ये अपने मन में सोचना है ये तो एक किलिंग कर्सिल है। ये सोचने के बाद बैसा बोल रहा होता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो क्योंकि तुम इतना खतरनाक सील अपना ऊपर लेकर घूम रहे हो इधर उधर। ये बोलने तुरंत बाद बैसा उसके पास आकर उसके गर्दन के पीछे की तरफ अपना हाथ रख लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर नहीं होता तो आज ही तुम मर जाती। पर अभी के मेरे कल्टिवेशन के साथ मैं इस कर्सिल को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता हूँ बल्कि इसके इफेक्ट को थोड़ा बहुत तो कम कर सकता हूँ। ये बोल के अपने खुद की टेक्निक को यूज करने लगता है वो फेंगशिया के ऊपर और ऐसे ही काफी देर बीत जाते हैं और इतना देर के बाद उसका इफेक्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसके बाद बैसा पूछने लगता है कि नॉर्मल बंदे के पास इस जैसा खतरनाक कर्सिल बिल्कुल ही नहीं होता, तो इसलिए मुझे सच सच बताओ तुम असल में कौन हो, तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे थे। ये सुनने के बाद भी वो लड़की कुछ भी नहीं बोलते ऐसे ही काफी देर तक। तीसरे देखने को बैसा बोल रहा होता हाँ ओके तुम मुझे बताना नहीं चाहते मत बताओ क्योंकि इसके बाद मैं सीधा जाकर इसी एकेडमी के प्रिंसिपल के बताऊंगा कि तुम्हारे पास एक कर्सिल है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो प्रिंसिपल ही आकर तुमसे पूछेगा। ये सुनने के बाद ये लड़की बोलने लगता है नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मैं बता ही देता हूँ मैंने तुम्हें इसीलिए पीछा करा था क्योंकि मेरे मास्टर ने ऐसे ही ऑर्डर दिया था। मेरे मास्टर ने एग्जैक्टली ये ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं दिया था पर उसने ये ऑर्डर दिया था कि क्वियनलिंग केव के अंदर जाने के रास्ते के बारे में पता करने के लिए। पर मैंने सुना था कि तुम रिसेंटली वो क्वियनलिंग केव के अंदर जाकर आ चुके हो तो इसीलिए मैं इसके बारे में पता करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही थी। ये सुनने के बाद बैसा पूछने लगता है कि मास्टर वो कौन है। ये सुनने के बाद लड़की जवाब देने लगती है कि मेरे मास्टर है, मेरे लिए सब कुछ है, उसने फिर से मुझे मेरा जिंदगी वापस दिलाया है तो इसलिए उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता है कि इतना कमाल का और इतना मिस्टीरियस मास्टर, कहीं तुम डेलीगेसी क्लब के मेंबर तो नहीं हो। ये बोलने के बाद बैसा अपने मन ही मन सोचने लगता है हाँ मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, उसके मास्टर ने इसको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। तब फेंगशिया बोलने लगता है मुझे डेलीगेसी क्लब के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्या तुमने कभी जेंग्यू पेरिस नाम का असैसिन ग्रुप के बारे में सुना है? वो इस किंगडम के नंबर 1 असैसिन ग्रुप है और उसी असैसिन ग्रुप का हेड ही मेरा मास्टर है और उसी मास्टर ने मुझे बचपन से लेकर अभी तक पूरी तरह से पाला पोसा है, तो इसीलिए मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर अभी तक मेरे मास्टर ने मुझे ऑफिशियली उस असैसिन ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया। ये सुनने पर बैसा थोड़ा चौंक जाता और पूछने थे क्या उसने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा भी किया और उसके बाद तुम्हें यूज भी कर रहे हैं और उतना ही नहीं बल्कि तुम्हारा मास्टर ने तुम्हारे ऊपर इतना खतरनाक कर्सिल को भी लगाया, फिर भी उसने तुम्हें अपना असैसिन ग्रुप का ऑफिशियल मेंबर क्यों नहीं बनाया। ये सुनने बाद फेंगशिया बोलने लगते इसके पीछे एक छोटा सा रीजन और वो रीजन है कि जेंग्यू पेरिस सिर्फ आदमियों की अपने अंदर ज्वाइन करने का मौका देती है और ये सब जाने के बाद भी मेरे मास्टर ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, तो इसलिए मैं इनका एहसान अपने पूरी जिंदगी पर कभी भी नहीं भूलेंगे। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगते वो सब तो ठीक है पर मैं तुझे एक स्वीट वार्निंग देना चाहता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें एक पोशन को दिया हुआ है इस कर्सिल के इफेक्ट को कम करने के लिए। उस पोशन की वजह से सिर्फ तुम्हारे इफेक्ट ही कम होते हैं पर तुम्हारे अंदर के पॉइजन बिल्कुल ही नहीं कम होता, वो स्प्रेड होती जाती है और एक बार वो कर्सिल के पॉइजन तुम्हारे हार्ट तक पहुंचाएगी उसके बाद तुम्हें एक गार्ड भी बिल्कुल ही बचा नहीं सकता। ये सुने तुरंत बाद वो फेंगशिया भी थोड़ा बहुत सैड हो जाती है, इसके वजह से काफी तेज से कूदते हुए चला जाती है। ये सुने भाई साहब बोलने लगता है कि लड़की मैंने तुम्हारा जान 2 बार बचाया है, कम से कम तुम्हारा नाम तो बता के जाओ। ये सुने बाद फेंगशिया बोलने लगता है हाँ मेरा नाम फेंग वेशिया है, तुम आगे से मुझे फेंगशिया बुला सकते हो। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि मेरा नाम बैसा है तो इसलिए आगे जाकर तुम अपना माइंड चेंज जो रहेगा अपना कर्सिल को हटाना चाहते हो तो उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि अभी के मेरे कल्टिवेशन के साथ इसे बिल्कुल भी हटा नहीं सकता पर आगे मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा तब मैं इस कर्सिल को आसानी से हटा सकता हूँ। ये सुनने बाद ठीक है बोल के फेंगशिया भी वहां से कंप्लीटली चले जाते हैं। इसके बाद हमारा बैसा सायरन के पास आ जाते हैं। आने के बाद बोलने लगता है कि वो तो एक जंगली बिल्ली थी, काफी बड़ी घमंडी बिल्ली थी, तो इसलिए उसे भागा के आ चुका हूं मैं, तो इसलिए उसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और मैंने सुना था कि वो पिज्जा रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारे और भी तरह तरह के पिज्जा मिल रहे हैं, तो इसलिए चलो चलते इस बार मैं तुम्हें खिलाऊंगा वो सारे पिज्जा को। और तभी था काफी देर के बाद मास्टर सुवांग के घर की तरफ और उसी के घर के अंदर हमारा बैसा ईजियान और उसके सामने मास्टर सुवांग बैठे हुए थे। तभी मास्टर सुवांग बोलने लगते तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हो, तो इसलिए मैंने इसके बारे में एक डिसीजन लिया, आपसे तुम दोनों यही बार बैठकर मेरे सामने ही कल्टिवेट करोगे। ये स्पेशली तुम बैसा, तुम यहाँ पर आकर सिर्फ 2 दिन हुए, उसने भी तुम इस पूरी एकेडमी को हिला डाले हो, तो इसलिए तुम अभी से मेरे सामने से कहीं पर भी नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता हाँ मास्टर सुवांग आप जो कहते हैं मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद बैसा अपने मन ही मन सोचने लगता अरे बाप रे अब मैं उस मिस्टीरियस बंदे के बारे में कैसे इन्वेस्टिगेट करूंगा। और उतना ही नहीं बल्कि मुझे वो डेलीगेसी क्लब वाला बंदा यानी वो यंग मास्टर जियान के ऊपर भी काफी ज्यादा शक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो यंग मास्टर जियान इस एकेडमी के अंदर कुछ तो गड़बड़ करने के बारे में सोच रहा है। उतने में मास्टर सुवांग के पीछे 2 मास्क पहनने वाले बंदे आ जाते हैं। आने को बोलने लगता है कि मास्टर सुवांग आपको डिसिप्लिन हॉल के एल्डर बुला रहे हैं और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपका नया स्टूडेंट बैसा को भी, तो इसलिए आप दोनों वहाँ पर जल्दी जाइए। ये सुनने बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है ओके डूड नो प्रॉब्लम हम अभी वहाँ पर जाएंगे। ये सुनने बाद बैसा अपने मन में सोचने थे ओके डिसिप्लिन हॉल
था इंटरेस्टिंग वहाँ पर मुझे एक मौका मिल सकती है। तभी आप उसी डिसेबल हॉल के सामने वहीं पर हमारा मास्टर सुवांग को बाइसा को दोनों को सारे गार्ड्स मिलकर ले आ चुके होते। तभी हमें राइटर बताता है कि ये डिसिप्लिन हॉल इस अकेडमी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हॉल है, क्योंकि ये सारे अकेडमी के गार्ड्स इसी डिसिप्लिन हॉल के अंडर आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये डिसिप्लिन हॉल की एल्डर को ऐसा लगा कि कोई बंदा इस अकेडमी के रूल्स तोड़ रहा है, उसको आसानी से धक्के मार के बाहर निकाल ले सकते हैं, वो चाहे वो बंदा इसी अकेडमी का कोई स्टूडेंट हो या इसी अकेडमी का कोई मास्टर भी हो। तभी हम वो डिसिप्लिन हॉल की एल्डर की तरफ देखते, वो सामने की तरफ देखकर बोला होता है, मास्टर सुवांग तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने एक स्टूडेंट को बनाया जिसके पास फैमिली बेस बिल्कुल नहीं था, और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता कि ऐसा करना हमारा एकेडमी के रूल्स के अगेंस्ट है, तो इसीलिए इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनने बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है, एल्डर मैं तुमसे सिर्फ दो ही बात कहना चाहता हूँ। पहले बात है कि हमारे एकेडमी के प्रिंसिपल ने मुझे पहले ही कहा था कि किसी के बंदे की औकात अपना फैमिली बेस को देख के बिल्कुल ही नहीं पता चलता। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आने की दूसरे दिन मेरे स्टूडेंट ने जाकर फैमिली बेस को बना के लेके आ चुके हैं। उतने में पीछे से नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट आ जाता है। आने के तुरंत बोलने लगता है कि मास्टर सुवांग मैं भी तुमसे दो ही बात कहना चाहता हूँ। उनमें पहली बात यह है कि जो बात है वो प्रिंसिपल ने कहा वो सिर्फ उनकी बात है, बल्कि इस अकेडमी के रूल्स बिल्कुल भी यही नहीं। और दूसरी बात है कि तुम्हारा स्टूडेंट ने दूसरे दिन ही जाकर उस के अंदर इतना कमाल का स्पिरिट बीज को लेके आया, वो भी अपना फैमिली बीज बना के ऐसा कैसे कर पाया। ये सुने तुरंत भाई साहब भी पीछे मुड़कर देख लेता और उसे देखने के बाद ईजियन से माइंड टू माइंड पूछने लगता है कि ईजियन ये कमीना कौन है। ये सुने बाद ईजियन बोलने लगता है, हाँ भाई साहब तुमने सही सोचा, ये बड़ा कमीना है और यही नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है और इसका नाम वू लियांग है। अब वू लियांग बोलने लगता है कि जब मैं बाइसा के बारे में सुना, उसके बारे में और भी पता करने के लिए मैंने एक बंदे को उसकी होम टाउन के तरफ भेजा था। तब मुझे पता चला कि ये बाइसा और कोई नहीं बल्कि यही मास्टर सुवांग का भतीजा है। और इन्फॉर्मेशन मुझे एक बंदा नहीं बल्कि उसी होम टाउन के काफी सारे बंदे दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि मास्टर सुवांग और बाइसा को अपना स्टूडेंट बना के पूरी तरह से फेवरेटिज्म दिखा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हुई तो एल्डर ऐसा भी करना हमारे अकेडमी के रूल्स के अगेंस्ट है। ये सुनने वाला बाइसा थोड़ा चौक जाता और बोलने लगता है, क्या 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 मैं इस मास्टर सुवांग का भतीजा हूँ, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और वू लियांग की बात सुनने के बाद वहाँ पर सारे डिसेबल पूरी तरह चौक जाता और बोलने लगते हैं कि अरे बाप रे, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि मास्टर सुवांग ये तरह का बंदा है। ये सुनने पर दूसरा डिसेबल बोलने लगता है कि तभी तो मास्टर सुवांग ने कोई भी टेस्ट रखे बिना ही बाइसा को अपना डिसेबल बना लिया। और ये सारे बात सुनने के बाद ईजियन अपने मन ही मन सोचने से तभी तो मुझे लगा था कि चूरन का पूरी तरह से बेइज्जती होने के बाद भी उसने या नोबल सोसाइटी के कोई भी बंदे ने बाइसा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो सारे लोग मिलकर बाइसा के अगेंस्ट जुड़े इल्जाम लगाने के लिए जुड़े एविडेंस को प्रिपेयर करने में लगे थे। और मानना ही पड़ेगा भाई उन बंदे को, क्योंकि इसके वजह से सिर्फ बाइसा ही नहीं बल्कि मास्टर सुवांग भी इस अकेडमी से एक्सपेल हो जाएगा। इसके बाद भी वो वू लियांग बोलने लगता है कि इतना ही नहीं एल्डर, बल्कि मैंने ये भी सुना था कि जिस दिन ये बाइसा इस अकेडमी के अंदर आया उसी दिन इस अकेडमी के अंदर एक लड़की घुसी पड़ी, वो भी ऐसा वैसे प्लेस के अंदर नहीं बल्कि हमारे अकेडमी के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस ट्रेजर रूम के अंदर चोरी करने के लिए। और उस लड़की को भी यही बाइसा ने एस्केप करने में मदद किया था। तो इसलिए मुझे सच बताओ बाइसा, वो लड़की कौन है और उसके बीच में और तुम्हारे बीच में रिलेशन क्या है। ये सुनेगा तो बाइसा बोलने लगते, वो लड़की मेरे गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम बाइसिया था और उसी रात हुआ लफड़े की वजह से वो उसके बीच में और मेरे बीच में काफी ज्यादा लफड़े होने लगे, तो इसलिए हमारे बीच में पूरी तरह से ब्रेकअप हो गए। तो इसलिए अब वो लड़की कहाँ पर है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और तभी हम वहाँ पर देखते, वहाँ पर वो फिंक्सी भी आ चुके होते। आने के तुरंत बाद ये सारे कांड को देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगते, ये बंदा इतना डेंजरस सिचुएशन के अंदर फंसने के बाद भी ये मेरा नाम बिल्कुल भी रिवील ही नहीं कर रहा है, ये बंदा सच में एक लायल बंदा है। तब हम डिसिप्लिन हॉल के एल्डर की तरफ देखते, वो सारे बात सुनने के बाद बोल रहा होता है, अब कुछ भी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फैसला ले चुका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये मास्टर सुवांग और उसका स्टूडेंट बाइसा दोनों इस अकेडमी के रूल्स को पूरी तरह से तोड़ चुके हैं, तो इसलिए उन दोनों को जेल में बंद कर दिया था, वो भी 10 दिनों के लिए। और 10 दिन के बाद मैं जाकर इस मामले के बारे में प्रिंसिपल को बताऊंगा और उसके बाद मैं डायरेक्टली आकर इन दोनों को खुद ही एक्सपेल करूंगा इस अकेडमी से। और ये सारे बात सुनने के बाद बाइसा अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे लगा था कि यहाँ पर आने के तुरंत बाद मुझे एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और मिल गया। ये सोचने के बाद ये बाइसा एल्डर से बोला होता है, एल्डर आपको ऐसा लग रहा होगा ये मास्टर सुवांग मेरे ताकत को देखे नहीं बल्कि अपना भतीजा होने की वजह से अपना स्टूडेंट को बना लिया है, और ये बात पूरी तरह से गलत है और मैं इस बात को आसानी से प्रूव कर सकता हूँ आप सभी लोगों को। ये सुनने के बाद एल्डर पूछने लगता है, क्या तुम इसके बारे में प्रूव कर सकते हो, पर तुम कैसे प्रूव कर सकते हो। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है, ये काफी सिंपल एल्डर, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मेरे सामने ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी अकेडमी का नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। इसका मतलब ये बंदा जरूर कोई स्ट्रांग बंदा होगा ही ना, तो इसलिए मैं इसी बंदे को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं इस बंदे को चैलेंज करके इसके बाद जीत जाऊं तो तुम सारे लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और मुझे जैसे स्ट्रांग बंदे को मास्टर सुवांग ही नहीं बल्कि कोई भी बंदा अपना डिसेबल आसानी से बनाना चाहता है। अगर ये बात यहाँ पर प्रूव हो जाएगी तो इसके साथ साथ एक और बात प्रूव हो जाएगी, और वो बात ये है कि ये नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट जानबूझ के यहाँ पर आकर मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे स्कूल से बाहर निकालना चाहते हैं। और तुम लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि ऐसा करना अकेडमी के रूल्स के अगेंस्ट है, तो इसलिए इसको भी जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये सारे बात बोलने के बाद ये बाइसा वू लियांग से पूछने लगता है, क्या वू लियांग तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार होगा। ये सुनने के बाद वू लियांग थोड़ा चौंक जाते हैं, और ये सारे बात सुनने के बाद वहाँ पे वो सारे डिसेबल पूरी तरह से हिल जाते हैं। तब ये ईजियन अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, क्या क्या ये बाइसा पूरी
तरह से पागल हो गया है क्या? तब वो वूलियांग भी फाइट के लिए एक्सेप्ट कर लेता। तब ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता अगर ऐसी बात है हम यहीं पर 3 दिन के बाद फाइट करेंगे इसी अकेडमी के अंदर। तभी यहाँ पे शिशुडा कुछ देर बाद का नोबल सोसाइटी के अंदर वहां पर फिर से वो वूलियांग अपना सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं और तभी उसके सामने वो वान ले और उसके साथ एक और बंदा आ चुका होता है। तभी ये वूलियांग बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था वो वैसा इतना बड़ा पागल होगा कि वो सभी लोगों के सामने मुझे चैलेंज किया एक फाइट के लिए। अगर मैं सच बोलूं तो 3 दिन के बाद ही नहीं बल्कि अगर बैसा वहीं पर भी फाइट करने के लिए मैं बोला था, मैं वहीं पर भी फाइट करने के लिए तैयार था क्योंकि उस बैसा को कुचलने के लिए मेरा पूरा ताकत नहीं बल्कि आधा ताकत ही काफी ज्यादा होगा। ये सुनने के बाद वहीं पर एक बंदा बोलने लगता है प्रेसिडेंट आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वहां पर वो बैसा के पास और कोई चॉइस ही नहीं था क्योंकि अगर वहीं पर बैसा आपको नहीं चैलेंज करता तो उसके बाद उन दोनों को जेल में बंद कर दिया था। तब वानली बोलने लगता है कि प्रेसिडेंट आप उस बैसा को इतना भी लाइटली मत लीजिए क्योंकि वो काफी ज्यादा कमीना बंदा है, इसीलिए उसने 3 दिन के बाद जानबूझ के इस फाइट को लगाया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो 3 दिन के अंदर कुछ जैसा गड़बड़ करने के बारे में सोच रहा होगा। ये सुनने बाद वूलियांग बोलने लगता है तू इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा ताकत है और उसी ताकत को यूज करके मैं वहीं पर कुचल के रख दूंगा उसे। है वो वैसे ये 3 दिन के अंदर अंदर वो मुझसे कितना भी बचने की कोशिश करे फिर भी वो मुझसे बिल्कुल भी बच ही नहीं पाएगा। और तभी बैसा के घर के अंदर वहीं पर हमारे ईजियन आ चुके होते हैं। आने तुरंत बाद चिल्लाने लगता है बैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा बुद्धू हो गए। सुनने बाद बैसा बोलने लगता हाँ मैं भी मानता हूँ मैं भी काफी बड़ा बुद्धू हूँ क्योंकि मुझे अभी भी पता चला कि वो पिज्जा रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भी करती है। ये सुनने बाद ईजियन और भी चिल्लाने लगता है बुद्धू बुद्धू मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारे बीच में और वूलियांग के बीच में फाइट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो वूलियांग 1 साल पहले ही 4th स्टेज पर गया हुआ है और तुम 1 दिन पहले ही 3रे स्टेज पर गए हुए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसको आसानी से हरा पाओगे या तुम उस वूलियांग को चैलेंज करके अपने आप को सुसाइड करके मारना चाहते हो? ये सुने तुरंत बाद बैसा ईजियन के पास आ जाता है। आने तुरंत बाद पूछने लगता है कि एक सेकंड यहाँ पर मैं मर रहा हूँ फिर भी तुम मेरे से भी काफी ज्यादा टेंशन ले रहे हो, कहीं तुम मेरे प्यार में तो नहीं गिर गए हो? ये सुनने बाद ईजियन शर्माते शर्माते बोलने लगता है बकवास बकवास बंद करो कमीने का, और तुम नहीं बंद करो तो उसके बाद 3 दिन के बाद नहीं बल्कि अभी मैं मार के रख दूंगा। अब हम देखते हैं वहां पर वो मास्टर सुवांग भी होता तब वो बोलने लगता है बैसा वो वूलियांग के कल्टीवेशन के बारे में 1 सेकंड के लिए साइड में रखो। उस वूलियांग के पास ये कमाल का सीक्रेट टेक्निक है जिस टेक्निक को वो अपने फैमिली से वो सीखा हुआ है और वो टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। वो एक ही अटैक के अंदर काफी बड़ी बड़ी स्टील बार्स को भी कट कर सकती है और उतना ही नहीं बल्कि उस वूलियांग के पास एक येलो स्टेज की हाई लेवल वाली एक फेमिलियर बीस्ट है उसका नाम पर्पल विंग्ड ड्रैगन है। अगर तुम उसके साथ फाइट करोगे तो तुम्हारे जीतने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है मास्टर सुवांग आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि उस बंदे को हराने के लिए मेरे पास अपनी खुद की तरीके है और वैसे भी मैं उस बंदे को पनिशमेंट से बचने के लिए चैलेंज नहीं किया था बल्कि इसके पीछे एक अच्छा सा रीजन है और वो रीजन क्या है आपको इसके बारे में 3 दिन के बाद बैटल अरेना के अंदर पता चल जाएगा। और आप भी देख सकते हो मेरे पास पिज्जा पूरी तरह से खत्म हो गया है तो इसीलिए और भी पिज्जा लाने के लिए मैं वो रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा हूँ। ये बोल के बाय बोल के वहां से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं वहां पर से आने के बाद भाई साहब कहीं पर जाते जाते अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि वो टूटे फूटे घर के अंदर की वो फॉर्मेशन के अंदर की एनर्जी इस बंदे की एनर्जी से थोड़ा बहुत मैच कर रही है और मुझे पूरी तरह से पता है कि वूलियांग के पास इतना औकात नहीं कि वहां पर जाकर उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है जिस बंदे ने वहां पर वो फॉर्मेशन को बनाया उसी बंदे ने इसको भी पावर दिया हुआ है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है उस बैटल अरेना के अंदर उस वूलियांग के पीछे वाली बंदे के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो पता चले जाएगा उस दिन। ये सोचता सोचता वो कई बार आकर रुक जाता है और इसके बाद सामने की तरफ देखता हुआ अपने मनी में सोचने था अगर उस बंदे को हराने के बारे में बात करो तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ 3 दिन के बाद, वो भी इसी एकेडमी के मेडिसिन गार्डन के जेडी-बूटी के यूज करके। ये सोचने के तुरंत बाद ये वो मेडिसिन गार्डन के अंदर जाता है। जाने के तुरंत बाद वहां पर 1-2 जेडी-बूटी को उठा लेता है और सारे जेडी-बूटी को देखने के बाद अपने मनी में सोचने था आय हाय ये इस किंगडम के नंबर 1 अकेडमी कहलाने के लायक है क्योंकि यहाँ पर इतना कमाल का जोड़ी बूटी जो मिल रहा है। 2 दिन पहले जब मैं इस अकेडमी के अंदर आया तभी मुझे इस अकेडमी के अंदर से सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यही पर से महसूस हो रही थी। तभी मुझे लगा था कि यहाँ पर आसपास जरूर एक कमाल का मेडिसिन गार्डन होगा या कमाल का कोई ट्रेजर होगा और मेरा पहले गेस यहाँ पर करेक्ट हुआ। पर मुझे ये बात बिल्कुल ही नहीं पता है कि इस मेडिसिन गार्डन का ओनर कौन है। वेल जो भी हो अभी मैं काफी जल्दी में हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े बहुत जड़ी बूटी के ले जाऊंगा यहाँ से और उसके बाद यही सारे जड़ी बूटी का यूज करके मैं काफी सारे कमाल के पोर्शंस बना दूंगा और एक बार ये 3 दिन के बाद फाइट खत्म हो जाए उसके बाद मैं पर्सनली आकर वो कमाल को पोर्शन ये मेडिसिन गार्डन का ओनर को भी दे दूंगा और उतना कमाल का पोर्शन को देखने के बाद वो भी कुछ भी नहीं कह पाएगा। ये सोचता ये सारे जड़ी बूटी के ले ही जा रहा होता तभी कोई बंदा काफी तेज से इसके पीछे आ जाता है और तभी इसका बना ये बैसा को भी लग जाती है इसके वजह से पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी वो बंदा आकर इसे पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पर जड़ी बूटी लेना चाहते हो? तब बैसा बोलने लगता हाँ क्या आप भी वो इस मेडिसिन गार्डन का ओनर? ये बोलने के बाद बैसा अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे ये बंदा असल में कौन है क्योंकि जब तक ये बंदा मेरे पास नहीं आया तब तक इसका बनक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगेगा था। वो सामने वाला बंदा बोले नहीं मैं इस गार्डन का ओनर नहीं हूँ, मुझे गार्डन का काम करना काफी ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पर आकर गार्डनिंग का काम करता हूँ। अगर तुम्हें सच में जड़ी बूटियां चाहते हो तुम कितना चाहते हो उतना ले सकते हो। ये सुनने बाद बैसा बोलने के थैंक यू सीनियर ये ऑफर के लिए। मैं सारे जड़ी बूटी के लेके कमाल का पोर्शन बनाना चाहता हूँ और एक बार वो सारे पोर्शन रेडी हो जाए उसके बाद उनमें से कुछ पोर्शन
पोशंस को आपके भी पास रख दूंगा। ये सुने तुरंत बाद ये बुढ़ा अपने मनी में सोचने लगता है कि एक सेकंड जिस जड़ी बूटी को ये बंदे पिक कर लिया वो सारे काफी ज्यादा रेयर जड़ी बूटी और उस जैसे जड़ी बूटी को नॉर्मल अल्केमिस्ट बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या, ये बंदा कोई अल्केमिस्ट मास्टर होगा क्या? ये सोचने तुरंत बाद ये बुढ़ा भाई साहब से पूछने लगता है क्या बच्चे तुम कोई अल्केमिस्ट मास्टर हो क्या? ये सुनने वाला भाई साहब बोलने लगता है नहीं बुढ़ा, मैं कोई भी अल्केमिस्ट मास्टर नहीं हूं और आपको जैसे ये गार्डनिंग का काम करना पसंद है वैसे ही मुझे भी अल्केमिस्ट का काम करना पसंद है और बुढ़ा मुझे इतना ही जड़ी बूटियां चाहिए तो इसलिए ये सारे जड़ी बूटी मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज मेरे तरफ से मेडिसिन गार्डन का ओनर को मेरा शुक्रिया बोला। ये सुनने बाद बुढ़ा भी ठीक है बोले था। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब वो सारे जड़ी बूटी लेके वहां से काफी तेज से भागने लगता है। भागते भागते अपने मनी में सोचने लगता है कि यार आज तो मजा आ गया क्योंकि मैं कितना कमाल के जड़ी बूटी के लिए यहाँ पर आ गया था, उससे भी काफी ज्यादा कमाल के जड़ी बूटी मुझे मिल गई यहाँ पर और उसे वहां से ज्यादा वो देकर बुढ़ा अपने मनी में सोचने लगता है मैं नॉर्मली जैसे यंगर जनरेशन के बंदों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तो तैयार हूँ, फिर भी उसने काफी रेयर जड़ी बूटी के ऐसे ले गए तो इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत तो बुरा लग रहा है। अभी वहाँ पे उसके पीछे कोई बंदा आ जाता है, आने के तुरंत बाद बोलने लगता है प्रिंसिपल मीटिंग का समय ऑलमोस्ट हो चुका है तो इसलिए हम दोनों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। अभी हमें पता चलती है कि ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि इसी अकेडमी का प्रिंसिपल है। तब ये बोलने लगता है कि चलो चलते हैं भाई मीटिंग के लिए और तभी आप इंस्टीट्यूट बाइसा के घर की तरफ वहाँ पर वो साइरन और लांगशा दोनों आ चुके होते हैं और उसे देखने के बाद बाइसा पूछ रहा होता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने बाद साइरन बोलने लगता है बाइसा मैंने सुना था कि कुछ ही दिन के बाद तुम उस वूलियांग से फाइट करने जा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो वूलियांग काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा और काफी ज्यादा डेंजरस भी। ये सुनने के बाद बाइसा उसको पूरी तरह से इग्नोर करके अपने घर के अंदर जा रहा होता है। ये देखने के बाद ये लांगशा बोलने लगता है क्या बाइसा क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया? अगर तुम उस वूलियांग से फाइट करोगे उसके बाद तुम वहीं पर मर जाओगे, तो इसलिए मेरे बात मानो और तुम अपना बैग को पैक करो या से दफा हो जाओ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे टैलेंट के साथ इससे भी बढ़िया अकेडमी के अंदर तुम्हें आसानी से एडमिशन मिलेगा। ये सुने तुरंत बाद बाइसा अपने घर के अंदर जाता है। जाने के बाद बोल रहा होता है तुम दोनों मेरे लिए इतना चिंता कर रहे हो तो इसलिए इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया और तुम लोग गलत बंदे के बारे में चिंता कर रहे हो इसलिए दफा जो ये बोल के अपना डोर को पूरी तरह क्लोज कर लेते हैं। ये देखने तुरंत बाद ये लांग से चिल्लाने लगता है अबे साले बाइसा खोल और ये सारे बात सुनने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं खोलता अपने डोर को। तभी हम बाइसा की तरफ देखते वो अंदर बैठकर अपने मनी में सोचने लगता है कि ये सारे जड़ी बूटी के यूज करके मुझे किस तरह का पोषण बनाना चाहिए क्योंकि मुझे काफी सारे पोषण बनाना आता है जिस पोषण को यूज करके मैं 3 दिनों के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। ऐसे ही बैठकर काफी देर सोचने के बाद वो फाइनली एक पोषण को बनाने के बारे में डिसाइड कर लेता है और तभी वो उसी कमरे के अंदर वो फेंगशी आ जाता है। आने तुरंत बाद बोलने लगता है कि भाई साहब तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उस वूलियांग के साथ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब चौक जाता है और पीछे मुड़कर पूछने लगता है तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे घुसा है? ये सुनने बाद फेंगशी बोलने लगता है मैं असैसिन हूँ तो इसलिए मैं कहीं पर भी घुस सकती हूँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि तुम्हारा जान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मेरा बात मानो मुझे छोड़ दो यहाँ से चले जाओ। और ये सारे बात सुनने के बाद इसका भी सब्र फाइनली टूट जाती है। इसकी वजह से जोर से चिल्लाना था क्या ये को भी एक पर्सन को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? और तभी अब 3 दिन के बाद का उसी बैटल एरिया की तरफ जिसके अंदर वो दोनों फाइट करने वाले थे और तभी हम देखते वहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे डिसेबल आ चुके हैं तो उनमें से मोस्ट डिसेबल उस वूलियांग के लिए चीर कर रहे होते और उनमें से कुछ ही डिसेबल हमारे बाइसा के लिए चीर कर रहे होते और तभी हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर सुआंग उसके साथ ईजियन भी आ रहे होते और तभी ईजियन पूछने लगता है मास्टर क्या तुमने बाइसा को कई बार देखा है क्या? क्योंकि मैं सुबह से उसके लिए ढूंढ रहे थे फिर भी वो मुझे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और वहीं पर इसी अकेडमी का प्रिंसिपल भी आ चुका होता है वो अपने मनी मां सोचने लगता है बाइसा आजा जल्दी मैं भी देखना चाहता हूँ तुम आज इस अकेडमी के अंदर कितना बड़ा धूम मचाने वाले हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर पहले वो वूलियांग आ चुका होता तब वो चिल्लाने लगता है बाइसा तुम अभी यहाँ पर नया हो तो उसके बाद मैं यही समझूंगा कि या तो तुम मेरे वजह से डर गए हो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हो या तुम यहाँ से ऑलरेडी भाग चुके हो। और तभी हम देखते हो वानली सभी लोग उसे चिल्ला के बोल रहा होता है देख लिया ना सभी लोग वो बाइसा बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं आया। इसका मतलब ये की हो सकता है वो बाइसा मेरे प्रेसिडेंट से फाइट करने के लिए डर रहा होगा इसके वजह से वो यहाँ से भाग गया होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के सामने ये डिक्लेयर कर रहा हूँ ये बोल ही रहा होता तभी हमारा बाइसा काफी तेज से वहाँ पर आ चुका होता है और आने के तुरंत बाद वो बैटल एरिना के बीचों बीच सुपर हीरो लैंडिंग मार लेता है और आने के बाद बोल रहा होता है कि सॉरी ब्रो मैं यहाँ पर जानबूझ के लेट आ गया क्योंकि मैं उस वूलियांग को थोड़ा और जीने का समय देना चाहता था और वो वूलियांग मेरे हाथों से इतना जल्दी मरना चाहता तो मैं भी अब क्या कर सकता हूँ उसके विश को पूरी करने का। इसे देखने के बाद प्रिंसिपल अपने मनी में सोचने लगता है ओके फाइनली बाइसा तो यहाँ पर आ गया अब ये शो स्टार्ट होने वाला है। ये बाइसा को देखने के बाद ये वूलियांग वहां से उठ जाता है और बोलने लगता है कि बाइसा मैंने सुना था कि ये 3 दिनों के अंदर अंदर तू काफी सारे पोषण और काफी सारे पिल भी ले रहे हो क्योंकि बंदों के अंदर की ताकत है पिल्स लेने की वजह से या पोषण लेने की वजह से नहीं आती बल्कि ट्रेनिंग करने की वजह से आती है। तो इसलिए मैं लिख के बोल सकता हूँ तू आज मेरे हाथों से हार होगा इसके बाद इस अकेडमी से एक्सपेल हो जाओगे। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है कि ओके ओके मेरे घर के आसपास 2-4 बंदे घूम रहे थे तो वो सारे बंदे तुम्हारे ही बंदे थे क्या? मेरे चैलेंज की वजह से तुम्हारा इतना ज्यादा मुंह निकल रहा है इसके वजह से तुमने इतना सारा बंदे को मुझे मॉनिटर करने के लिए बेच चुके हो। ये सुनने के बाद वूलियांग चिल्लाते मैंने किसी को भी नहीं बेचा बस मैंने इसके बारे में सुना था उतना ही। ये बोले तुरंत बाद ये बैटल एरिना के अंदर आ जाता है। आने तुरंत बाद बोलने लगता है बाइसा तुम इतना उछलना चाहता हो उतना उछल लो क्योंकि एक बार ये फाइट खत्म हो जाए उसके बाद मैं अपने पैर के नीचे तुम्हें रख के पूरी तरह से कुचल के रख दूंगा। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है कि एक बार ये फाइट को खत्म होने दो उसके बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कौन किसको कुचल देता है। ये सुने तुरंत बाद ये
वूलियांग बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक ही अटैक में हराने वाला हूँ, तो इसीलिए अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल टेक्निक को तुम पर यूज करने वाला हूँ। ये बोलकर अपना पूरा एनर्जी अपना हाथ में रख देते। इसके बाद एक जोरदार अटैक बाइसा पर कर देते हैं और तभी हम देखते हैं उसके हाथों से एक बड़ा सा वुल्फ जैसा दिखने वाली मास्टर बाहर आ जाता है। आने तुरंत बाद बाइसा की तरफ अटैक करने के लिए काफी तेज से बने लगते हैं। ये देखने तुरंत बाद बाइसा अपना पूरा एनर्जी को अपना हाथ में ला लेते हैं। इसके बाद ये सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है अब उस टेक्निक को यूज करने का समय आ चुका है। ये बोल के अपना ट्रू क्यूआई से पूरी तरह से उसको चारों ओर एक बड़ा सा शील्ड को बना लेता है। इसके वजह से जैसे वो वुल्फ जैसा दिखने वाले मास्टर इसके शील्ड से टकरा जाते हैं, इसके बाद वो वुल्फ जैसे दिखने वाले मास्टर वही बार बर्बाद हो जाते हैं। ये देखने तुरंत बाद ये ईज़ी खुश होता है, वो लोग होता है ये क्या क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है। बाइसा सिर्फ अपने ट्रू की को यूज करके उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक को ब्लॉक कर चुका है। ये देखने तुरंत बाद ये मास्टर स्वांग भी हिल जाता है और अपने मनी में सोचने थे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उस वूलियांग के बीच और हमारा बाइसा के बीच काफी ज्यादा गैप थी। फिर भी बाइसा ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर ही काफी सारे पिल्स को और पोशंस को लेके वो गैप को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर वो बाइसा हाई लेवल का अल्केमिस्ट मास्टर होगा तब। इतना मुझे पता है कि ह्यूमन रिम के अंदर इतना कमाल का और हाई लेवल का अल्केमिस्ट मास्टर है ही नहीं, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये बाइसा इतना कम उम्र में है इतना कमाल का अल्केमिस्ट मास्टर कैसे बन गया। तब हम वूलियांग की तरफ देखते वो बाइसा से चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुमने मेरा अटैक को कैसे ब्लॉक कर पा चुके हो। ये सुनने बाद बाइसा बोलने लगते इसके बारे में तो जाने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे पास इससे भी कोई कमाल का अटैक हो तो आकर मेरे ऊपर ट्राई मार सकते हो। और ये सारे बात सुनने के बाद वूलियांग को काफी गुस्सा आते इसकी वजह से वो अपने मनी में सोचने थे बाइसा तुम कमी ने कही क्या, पहले मैं तुम्हें सिर्फ हराने के बारे में सोच रहा था पर तुमने अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, तो इसीलिए मैं आज यहीं पर इस बाइसा को जान से मार के रहूंगा। ये सोचने तुरंत बाद एक पेंडेंट को बाइसा की तरफ फेंकते हुए बोल रहा होता है कि बाइसा यही मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है और मैं भी देखना चाहता हूँ तुम इस अटैक से कैसे बच पाते हो। ये बोलने के बाद चिल्ला रहा होता है आज मेरे पर्पल विंग्ड ड्रैगन बाहर आ जाए। ये सुने तुरंत बाद वो ड्रैगन बाहर आ जाती है और ये देखने के तुरंत बाद वो सारे लोग हिल जाते हैं। तब ये सायरन अपने मनी में सोचने लगता है अरे बाप रे इस कमीने ने इतना जल्दी अपना ड्रैगन को बाहर बुला लिया, मुझे ऐसा लग रहा है अब बाइसा थोड़ा बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन आसमान में उड़ता उड़ता एक जोरदार अटैक को बनाने लगता है। बनाने के तुरंत बाद वो जोरदार अटैक को बाइसा पर ऊपर कर देती है और उसे देखने के बाद ये वूलियांग चिल्ला रहा होता है बाइसा तुम कमी नहीं कहोगे आप मर जाओ, मरने के तुरंत बाद पूरी तरह से जल के खाक हो जाओ। और तभी हम देखते हैं इस अटैक की वजह से बाइसा को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसका चुटकू भी बाहर आ चुका होता है और वो सारे अटैक्स को अपने अंदर निकल चुका होता है। और तभी बाइसा बोलने लगता है वूलियांग तुम बच्चे कह के तुम्हें इतना भी जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ही फैमिली बीस्ट नहीं बल्कि मेरे पास भी एक है और वो भी तुम्हारे जैसे एक फाइट टाइप का बीस्ट है और वो तुम्हारे बीच से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। और उसे देखने के बाद ये वूलियांग भी हिल जाता है और उसके साथ साथ उसका फैमिली बीस्ट भी पूरी तरह हिल जाते हैं। तब ये वूलियांग अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो अटैक मेरे ड्रैगन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, फिर भी वो चुटकू सा बीस्ट ने उसे आसानी से अपने अंदर निकल लिया। असल में वो चुटकू सा बीस्ट किस तरह का अजीब सा बीस्ट है। और तभी हम देखते वो चुटकू सा बीस्ट अपना अंदर निकल लिया और पूरा अटैक को अपना एनर्जी जोड़ के उस वूलियांग पर एक जोरदार अटैक कर देती, इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसे नीचे गिर जाता है। ये देखने तुरंत बाद ये वूलियांग पूरी तरह हिल जाता है और अपने मनी में सोचने था अगर ऐसे ही चलता रहो आगे जाकर बाइसा हमारे प्रेसिडेंट को पूरी तरह जान से मार डालेगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं सकता। अगर इसके लिए मुझे बाद में सजा मिले तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोल के वहाँ पर काफी सारे लोगों को ऑर्डर देने लगता है जाने के बाद बाइसा को मारने के लिए। ये सुने तुरंत बाद वहाँ पर नोबल सोसाइटी के काफी सारे लोग आ जाते हैं। आने के तुरंत बाद बाइसा को सराउंड करके उसे अटैक करने के लिए उसके तरफ बने लगते हैं। अभी वो स्टेज के ऊपर लांगशिया, फेंगशिया, सायरन और उसके साथ साथ यीजियन भी आ जाते हैं और आने के बाद बोलने लगता है कि अगर तुम बाइसा के पास जाना तो उससे पहले तुम हमसे गुजर के जाना होगा। ये सुने एक बात ये वानली बोल रहा होता है कि ओके तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम भी ये बाइसा के साथ मारना चाहते हो, अगर ऐसी बात है मैं तुम लोगों का विश पूरे करके रहूंगा, इसीलिए गाइस वो सारे लोगों को भी जान से मार डालो, आक्रमण। ये बोले तुरंत बाद वो सारे लोग उनकी तरफ बनने लगते हैं। अभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं वो बोल रहा होता है कि मानवा एंजर्स असेंबल। अभी हम देखते हैं ये एक बंदा सायरन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बनने लगता है। तभी उसको डांस करके सायरन की एक अटैक में उसका पूरी तरह से काम तमाम कर देते हैं। और तभी हम लांगशिया की तरफ देखते हो अपने कोड़े को यूज करके 2-4 बंदे को आसानी से हरा रहे होते हैं। और तभी हम फेंगशिया की तरफ देखते हो अपने असैसिन टेक्निक को यूज करके एक ही अटैक में 5-6 बंदे को आसानी से बेहोश कर रहे होते हैं। और उसे देखने के बाद वाली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से वो अपने मनी में सोचने थे ये सारे तो पूरी तरह से कचरे, ऐसा लग रहा है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद वो अपना पूरा पावर को यूज करके एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बनाने लगता है। बनाता अपने मनी में सोचने लगता है कि ये मेरा पूरा पावर ले लगा है इस गोले के अंदर, तो इसलिए मुझे पूरा है कि नहीं ये सारे लोग एक अटैक में मर जाएंगे। ये सोचने के तुरंत बाद वो बड़ा सा गोले को वो सारे लोगों की तरफ भेजने लगता है। और तभी हम देखते हैं अपना चाहतों को लेके यीजियन वो सारे लोग के सामने तरफ आ जाते हैं। आने तुरंत बाद अपना चाहतों को यूज करके उस बड़े गोले को आसानी से ब्लॉक कर देती है। और उसे देखने के बाद वानली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से अपने मनी में सोचने थे मैं नॉर्मली फाइट टाइप का स्पेल में काफी ज्यादा माहिर हूँ, इसीलिए मैं अपना पूरा पावर यूज करके इतना स्ट्रॉन्ग अटैक ये सारे लोगों पर किया। फिर भी एक छोटी बच्ची यहाँ पर आकर अपना छोटी से चादू से इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वो चाहता कोई कमाल का आर्टिफैक्ट होगा? ये देखने के बाद वूलियांग चिल्ला रहा होता है तुम कचरे क्या तुम असल में क्या कर रहे हो, तुमने उन लोगों पर अटैक करने क्यों रोक दिया? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो आर्टिफैक्ट तुम्हारे अटैक को
को कंटिन्यूसली ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, वो एक ना एक समय पूरी तरह टूट जाएगी। तभी हम देखते उतने में उसके पीछे बादशाह आ जाता, आने को बोलने लगता हाँ तुम सही कह रहे हो, पर उसके लिए आप कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है। ये बोलने के तुरंत बाद एक जोरदार मुक्का इसके बैक के ऊपर कर देता है। इसके वजह से वो वूलियंग काफी दूर जाकर ऐसा नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये उठकर बोल रहा होता है कि भाई साहब तुम कमी ने कही क्या, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है मेरे पास इतना हिम्मत है कि मैं पीछे आकर तुम्हारे ऊपर स्नीक अटैक भी कर सकता हूँ, सामने आकर तेरे ऊपर स्ट्राइक अटैक भी कर सकता हूँ। ये सुने बाद वूलियंग अपने मनी में सोचने लगता है कि भाई साहब तुम कमी ने कही क्या, तुम्हें इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत है क्योंकि मेरे पास अभी भी एक कमाल का डिफेंसिव टेक्निक है। ये बोले तुरंत बाद हार्ड डिफेंस नाम का एक टेक्निक को यूज करने लगता है। इसके वजह से इसके सामने एक बड़ा सा शील्ड आ जाती है। इसके बाद भाई साहब उसके पास आकर एक जोरदार अटैक उस शील्ड पर कर देता है, पर वो शील्ड बिल्कुल भी नहीं टूटता और हिलता भी नहीं। इसे देखने के बाद वाइस प्रिंसिपल खुश होता बोला होता है ये तो उस वूलियंग का सबसे कमाल का डिफेंसिव टेक्निक है, और ये डिफेंस टेक्निक इतना कमाल का कि अभी तक कोई भी बंदा इस टेक्निक को बिल्कुल ही तोड़ ही नहीं पाया। तो इसीलिए अब यहाँ पर भाई साहब जीतने के चांसेस काफी ज्यादा लो हो चुके हैं। और उसे देखने के बाद ईजियन भी चिल्ला रहे होते ये तो उसकी कमाल का हार्ड डिफेंस टेक्निक है, अगर ऐसी बात है तो भाई साहब थोड़ा मुश्किल में पड़ गए। और इसे देखने के तुरंत भाई साहब उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी वो बिल्कुल ही तोड़ नहीं पाता। ये देखने के बाद वूलियंग हंसते हुए बोला होता है भाई साहब तुम्हारे पास ये कमाल का डिफेंसिव टेक्निक नहीं है, बल्कि मेरे पास भी एक है, और मेरे डिफेंसिव टेक्निक तुम्हारे टेक्निक से 1000 गुना स्ट्रांग है, तो इसलिए तुम अपना पूरी जिंदगी पर इस शील्ड को बिल्कुल ही तोड़ नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है वूलियंग तुम्हें इतना जल्दी उतना ऊपर उछलने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोल के एक गोल्डन कलर की एनर्जी अपना फिस्ट में अंदर ला लेता है। इसके बाद एक जोरदार मुक्का उस शील्ड पर कर देता है, और उस मुक्के की वजह से पहले वो शील्ड टूट जाती है, इसके बाद वूलियंग पूरी तरह टूट जाती है, इसके बाद वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। ये देखने के बाद ये वाइस प्रिंसिपल पूरी तरह हिल जाता है और अपने मनी में सोच सकता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो शील्ड पहले कभी भी नहीं टूटा है, तो इस बच्चे इतना आसानी से शील्ड को कैसे तोड़ सकता है। तभी हम भाई साहब की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि क्या वूलियंग यही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे कमाल का टेक्निक है क्या, तुम्हारे डिफेंसिव टेक्निक मेरे ऑफेंसिव टेक्निक के सामने चाय में पानी कम है, तो इसलिए अगर इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई टेक्निक हो तो आकर मेरे ऊपर ट्राई मार सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक्स को देखकर पूरी तरह से बोर हो चुका हूँ। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने लगता है कि अरे बाप रे वो डिफेंसिव टेक्निक तो कुछ ज्यादा ही कमाल का था, तो इसलिए अगर मैं कितना भी नॉर्मल टेक्निक वो शील्ड के ऊपर यूज करूँ फिर भी वो शील्ड बिल्कुल भी नहीं टूटता था, तो इसलिए मैंने भी ऐसा वैसा टेक्निक को यूज नहीं किया, बल्कि सिर्फ गार्ड रिल्म के अंदर ही सिखाने वाले टेक्निक को यूज किया। अगर ये वूलियंग की डिफेंसिव टेक्निक के बारे में मुझे पहले नहीं पता तो मेरे भी थोड़ा फट सकती थी, पर ईजियन ने इस डिफेंसिव टेक्निक के बारे में मुझे पहले ही पता था, तो इसलिए मैं भी इस टेक्निक को तोड़ने के लिए मैं एक और टेक्निक को इंप्रूव कर रहा था। और इस टेक्निक को देखने के बाद मास्टर सुवांग अपने मनी में सोचने था ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस टेक्निक को बायू नाम का एक कमाल का गार्ड ने बनाया था, और ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ गार्ड रिल्म के अंदर सिखाए जाते हैं। अगर ऐसी बात तो ये ह्यूमन यानी ये बाइसा को ये टेक्निक कैसा आता होगा, एक सेकंड कहीं ये बाइसा भी हमारे 10 गार्ड्स में एक गार्ड तो नहीं। और तभी हम वूलियंग की तरफ देखते वो नीचे बैठकर कुछ ऐसा टेक्निक को फॉर्म कर रहा होता है। इसे देखने के बाद ये बाइसा बोल रहा होता है कि वूलियंग तुम कितना भी कोशिश कर लो फिर भी तुम नॉर्मल टेक्निक्स को बिल्कुल भी यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें यूं ही अटैक नहीं किया बल्कि तुम्हारे की सेंटर के ऊपर अटैक किया, तो इसके वजह से तुम्हारे अंदर का की पूरी तरह हिला पड़ा है, तो इसीलिए मेरे बात मानो, यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर करो और इसके साथ मेरे से माफी मांगो। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मानी में सोचने था या तो तुम वो डार्क स्पेल भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली तुम्हें उसको यूज करते हुए देखने के लिए मैं तुम्हारे की को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका हूँ। तभी हम देखते हैं इसका प्लान सही में वर्क कर जाता है, इसके वजह से ये वूलियंग काफी ज्यादा गुस्से से वो डार्क स्पेल भाई साहब पर कर देता है, तो बोल रहा होता है कि मैं महान वूलियंग किसी के सामने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेगा और माफी बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, तो इसीलिए मारो। ये बोल के उस डार्क स्पेल को यूज करके बाइसा के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखने के तुरंत बाद हमारा बाइसा हवा में उड़कर उस स्पेल को आसानी से डांस कर लेता है। इसके बाद ये सोचने लगता है यस इस बंदे ने फाइनली वो डार्क स्पेल को यूज कर ही लिया है। ये सोचने तुरंत बाद नीचे की तरफ आ जाता है, आने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक वूलियंग पर कर देते हैं, इसके वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अब बाइसा अपने मनी में सोचने लगता है कि तुमने सारे लोगों के सामने डार्क स्पेल को यूज किया, तो इसलिए हम बाद में जेल में मिलेंगे। और ये सारे कांड को देखने के बाद ओनस और बोल रहा होता है कि ये वूलियंग पूरी तरह से बेहोश हो गया है, तो इसलिए इस फाइट का विजेता और कोई नहीं बल्कि हमारा बाइसा ही है। अभी हम इसी एकेडमी के प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं, वो एक बंदे से बोल रहा होता है जाओ जाने के तुरंत वूलियंग को एक जेल के अंदर बंद कर लो। ये सुनने बाद ठीक है प्रिंसिपल बोल के वो बंदा भी वहां से कंप्लीटली जाने लगता है, और वो वहां से जाने के बाद प्रिंसिपल अपने मनी में सोचने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि जब वो वूलियंग उस बाइसा के ऊपर अटैक कर रहा था तब उस टेक्निक के अंदर में कुछ डार्कनेस का एनर्जी को महसूस किया, तो इसलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके बारे में उस वूलियंग से पूरी तरह से इंटरेक्ट करके इसके पीछे का सच्चाई पता करना ही पड़ेगा। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, उसके पास उसका सारे दोस्त आकर बोला होता है बाइसा तुम्हें काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुमने इतना मुश्किल के बाद ये फाइट को जीत ही चुके हो। ये सुनने बाद बाइसा बोला था नहीं मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और तभी हम वहां पर देखते हैं, वहां पर एक डिसेबल दूसरे डिसेबल से बोला होता है कि अरे बाप रे वहां पर एक बार देखो वहां पर वो येलो ड्रेस पहनने वाली लड़की एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा है जैसा वो बाइसा का गर्लफ्रेंड थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों एक ही है। क्या इसका मतलब वो येलो ड्रेस पहनने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि बाइसा का गर्लफ्रेंड तो नहीं। और ये बात को ये वूलियंग भी सुन लेता है। इसके बाद ये चिल्ला के बाइसा से बोलने लगता है बाइसा तुमने प्रूव कर लिया कि तुम मेरे से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो,
तुमने अभी तक ये बात प्रूव नहीं की कि तुमने अपने गर्लफ्रेंड को उस ट्रेजर रूम के अंदर भेजने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है तुमने हमारे अकेडमी के रूल्स को पूरी तरह से तोड़ दिया है, तो इसलिए तुम्हें इस अकेडमी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग फेंक्सिया की तरफ देखने लगते हैं। तब उनमें से एक बंदा बोला होता हाँ ये तो वही लड़की है जिसने 3 दिन पहले वो ट्रेजर रूम के अंदर घुसने की कोशिश की। तभी दूसरा बंदा बोलने लगता हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये बाइसा और ये लड़की दोनों मिलकर हमारे अकेडमी के ट्रेजर रूम को लूटने की कोशिश की थी। तो इसे इस बाइसा को अरेस्ट करो, उसके साथ ये लड़की को भी दोनों को अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेट करके इसके बारे में सच्चाई पता कर लो। और तभी हमें रेडर बताता है कि जो लोग ये सारे बात कर रहे थे वो सारे लोग और कोई नहीं बल्कि नोबल सोसाइटी का मेंबर्स ही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, आने के तुरंत बाद चिल्लाने लगता है नहीं तुम सारे लोग उन दोनों को पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर चुके हो, क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से इनोसेंट है और मैं ही उसका सबूत हूँ। ये सुनने के बाद सारे लोग बंदे पूछने लगते हैं तुम कौन हो। और इस बंदे को देखने के बाद प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से पूछने लगता है ये बंदा असल में कौन है। ये सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल बोलने लगता है कि क्या प्रिंसिपल आप ऑलरेडी इस बंदे के बारे में पूछ गए हो कि ये बंदा वो है। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल को भी याद आने लगता है और बोलने लगता है ओके ये बंदा वो है। पर मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों को बचाने के लिए ये बंदा इतना साल से छुपाते आ रहा हुआ इतना सीक्रेट आइडेंटिटी को क्यों रिवील करना चाहते हैं सभी लोगों के सामने। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों के बीच का रिलेशन गजब लेवल का होगा, वरना ये अपना आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील ही नहीं करता। और इसके बाद सुनने के बाद वानली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है तू कौन है तेरे भाई यहाँ पर आकर सबूत देने वाला, तो इसे मेरे बात मानो दफा हो जाए। और ये सारे बातों को इग्नोर करके ये बंदा सीधा बाइसा के सामने जाता है। जाने का तो बोलने लगता है मानना पड़ेगा भाई, तुम्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी मेरे फैमिली का परमिशन लेके इस अकेडमी के अंदर आ चुका हूँ। उतने में तुमने इस वूलिया को पूरी तरह से हारा के रख दिया, वो भी थोड़ा बहुत मुश्किल से नहीं बल्कि आराम से बड़ा आराम से हारा चुके हो। और ये सारे बात सुनने के बाद ये बाइसा से पूछने लगता है कि बाइसा ये बंदा असल में कौन है। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है कि ये बंदा असल में कौन है। और ये बात सुनने के बाद वो सारे लोग हिल जाते हैं और पूछने लगता है क्या मुझे लगा था कि ये बंदा इसका कोई रिलेटिव होगा पर ये तो इसको जानता भी नहीं। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा बोल रहा था ये नॉर्मल बात है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे क्योंकि हम दोनों पहले कभी भी नहीं मिल चुके। नहीं मैंने गलत बोल दिया, मैं ही तुझे नहीं देखना चाहता हूँ तो इसलिए तुम मुझे बिल्कुल ही नहीं मिल पाए। और सच बात ये है कि मेरा नाम हुआंग डोडो है और तुम्हारा मदर मेरा फादर की बड़ी बहन लगेगी, इसका मतलब ये कि तुम मेरा कजिन लगोगे। तब डुआ आके रेफरी से बोलने लगता है कि ये मास्टर सुआ के बीच और बाइसा के बीच दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि मुझे बाइसा के फैमिली के सारे रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये सुनने बाद रेफरी बोलने लगता है कि तुम ये सारे बात मेरे से क्यों बोल रहे हो क्योंकि मैं सिर्फ इसी मैच का रेफरी हूँ, मैं कोई बड़ा बंदा नहीं हूँ यहाँ पर। और तभी वहाँ पर रेफरी के सामने वो वूलियांग भी आ जाता है। आने के तुरंत बाद रेफरी के ऊपर चिल्लाने लगता है ये बंदा असल में कौन है, यहाँ पर आकर इतना बकवास क्यों किया जा रहा है। ये सुनने बाद रेफरी बोलने लगता है अरे यार तुम मेरे से पास आकर मेरे से क्यों पूछ रहे हो, जाकर उस बंदे से पूछो या इस अकेडमी के प्रिंसिपल से पूछो क्योंकि मैं सिर्फ इस मैच का रेफरी हूँ, कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ या वाइस प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसलिए दफा हो जाओ तुम दोनों मेरे सामने। तब मैं हुआंग डुओ की तरफ देखते वो काफी गुस्से से वूलियांग की तरफ देखते बोला होता है तुम बच्चे का ही का तेरे हिम्मत भी कैसे हुई मेरे से ऐसा रूड तरीके से बात करने की, अगर तुम्हारा बाप भी यहाँ पर होता तो भी वो मेरे से इतना रूड तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करता। ये सुनने बाद वूलियांग को काफी गुस्सा देते इसके वजह से वो बंदे पर चिल्लाने लगता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा फादर असली कौन है, क्या तुझे शैंक्टियन एम्पायर पता है, वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम है और उसी किंगडम का सबसे रिचेस्ट पर्सन मेरा फादर है। ये सुनने बाद डूडो बोले था हाँ मैं भी मानता हूँ वो शैंक्टियन किंगडम इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम और इसके बारे में मैं सिर्फ मानता ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा प्राउड से कह सकता हूँ क्योंकि वो किंगडम और किसी का नहीं बल्कि मेरा बाप का है, क्योंकि मेरा फादर और कोई नहीं बल्कि उसी किंगडम का किंग है और मैं उसका प्रिंस। तो इसलिए इस अकेडमी के अंदर किसके पास औकात है कि मैं यानी शैंक्टियन एम्पायर का प्रिंस के बातों पर ना यकीन करने की। ये सुनने पर सारे लोग हिल जाते हैं और भाईसा भी हिल चुका होता है और बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा, मेरा अंकुल और कोई नहीं बल्कि शैंक्टियन एम्पायर का किंग है। ये सुनने पर ईजियन बोलने लगते मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, इसके बारे में तुम्हें अभी तक बिल्कुल ही नहीं पता है। और हम इस लड़की के बारे में बात करें तो ये मेरा ही सर्वेंट है, तो इसलिए मैंने भाईसा को टेस्ट करने के लिए ऐसा भेजा। तो इसलिए आप लोगों को इस लड़की के बारे में मिसअंडरस्टैंड करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये लड़की कोई चोर नहीं बल्कि मेरा ही सर्वेंट। और ये सारे बात सुनने के बाद वूलियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, इसके वजह से चिल्लाने लगता है मैं इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वानली उसको रोकते हुए बोला होता नहीं वो प्रिंस है, अगर उससे पंगा लेगा तो हम ही नंगा हो जाएंगे। इसके बाद भी वूलियांग बिल्कुल भी नहीं सुनता, अपना पूरा डार्क एनर्जी यूज करके वो हुआंग डूडो पर एक जोरदार अटैक करने के लिए उसके तरफ बनने लगता है। और ये देखने के बाद भाईसा हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचता अरे बाप रे ये बंदा तो सच में उस हुआंग डूडो को मारने के बारे में सोच रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक एनर्जी से बना हुआ रस्सी आ जाता है। आने के तुरंत बाद ये वूलियांग को पूरी तरह से जकड़ लेती है और तभी हम देखते हैं वो रस्सी ने किसी और ने नहीं बल्कि इसी एकेडमी के प्रिंसिपल ने बना चुका होता है और वो बोलने लगता है कि जो बात है वो हुआंग डूडो ने बोला वो सारे बातें सच है क्योंकि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वो शैंक्टियन एम्पायर का प्रिंस ही है। और वूलियांग अब हम तुम्हारे बारे में बात करें तो तुम भाईसा को इस एकेडमी से एक्सपेल करने के लिए तुमने काफी सारे झूठ बोले हमसे, और इतना ही नहीं तुम पहले भाईसा के साथ फाइट कर रहे थे तब तुमने एक डार्कनेस की टेक्निक को यूज किया था, वो काफी ज्यादा फॉरबिडन है। ये दोनों गलतियों के लिए तुम्हें जरूर सजा मिल के रहेगी पर अभी नहीं बाद में, तो इसलिए इस बंदे को कोई बंदा यहाँ पर आकर ले जाओ एक सेल के अंदर लॉक कर दो क्योंकि बाद में आकर मैं इस बंदे को थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करना चाहता हूँ। और इस प्रिंसिपल को देखने के बाद
भाई साहब पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचता है क्या 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 वो गार्डनिंग का काम करने वाला बंदा ही इस एकेडमी का प्रिंसिपल है क्या। और तभी हम वुलियन की तरफ देखते हैं, वहाँ पर कुछ बंदे आकर इससे जबरदस्ती सेल की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी ये बंदा चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दो तुम कमी नहीं के तुम सारे लोग अभी मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इसी अकेडमी का नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, उसके साथ साथ ही मेरे फादर सेंटियन एम्पायर का मोस्ट रिचेस्ट मैन है। और तभी हम वानली की तरफ देखते हैं, वो सुमड़ी से निकलने लगता है। निकलते निकलते अपने मन ही मन सोच रहा था अभी इस बंदे के साथ मुझे अपना कनेक्शन तोड़ देना चाहिए, वरना मुझे भी इसके साथ ला कर दिया जाएगा। और ये सारे कांड को दूर से खड़ा होकर ये यंग मास्टर जियान उसके साथ बाओशियान दोनों देखी जा रहे होते। तब यंग मास्टर जियान बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगाता कि ये वुलियन इतना यूजलेस होगा, क्योंकि इसको इतना मदद करने के बाद भी ये छोटा बच्चा बाइसो को भी हरा नहीं पाया। ये सुने तुरंत बाद ये बाओशियान बोल रहे होते यंग मास्टर जियान आप इस बंदे को इतना भी कचरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस बंदे की वजह से हमारे काम इतना आसान हो रहा है अब। क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि अगर वो कमी ना सारे लोगों का अटेंशन अपने और नहीं खींचता तो उसके बाद हमारे काम काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ये सुने बाद यंग मास्टर जियान बोलने लगता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये बोल के जोर जोर से हंसने लगता है। और हंसने के बाद बोल रहा होता है कि उस वुलियन को हमारे सीक्रेट्स के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, तो इसलिए मौका ढूंढकर उसे रास्ते से हटा दो। ये सुने बाद बाओशियन ठीक है यंग मास्टर बोल के वहां से कंप्लीटली चले जाता है। तभी हम वुआंग डुओ की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि चलो भाई हम सारे लोग मिलकर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर वहां पर खाना खाते खाते बात करेंगे, और वैसे ही मैं ही प्रिंस हूँ तो इसलिए मैं तुम सारे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाऊंगा, तो चलो चलते हैं। ये सुने तुरंत भाई से इसकी तरफ बढ़ते बोल रहा होता है क्या 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 तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम सारे लोगों को ट्रीट देने वाले हो तो मैं जरूर वहां पर आके रहूंगा। ये सुने तुरंत बाद ईजियन बोले तुम कितना बेशर्म हो सकते हो, क्योंकि हम सारे लोगों का मदद लेने के बाद हम सारे लोगों को तुम ही ट्रीट देना चाहिए था, और तुम तो बेशर्म जैसा मुफ्त का खाना पेलने के लिए आ रहे हो, वो भी तुम्हारा कजिन का ट्रीट के अंदर। ये सुने बाद भाई साहब बोले हाँ मैं सबसे बड़ा बेशर्म हूँ, तो इसलिए मैं मुफ्त का खाना पेलने के लिए वहां पर जा रहा हूँ, तो इसलिए अगर तुम्हें वहां पर आना तो आप, वरना दफा जैसे ये बोल के वहां से जाने लगता है। उतने में वहां पर उस बाइसा के पास मास्टर सुवंग आ जाता है। आने तुरंत बाद बोलने लगता है बाइसा मुझे सच सच बताओ तुम जरूर गार्डन से होगा ना, एम आई राइट। ये सुने तुरंत बाद बाइसा पूरी तरह हिल जाता और कुछ भी नहीं बोलता, बस ऐसा मास्टर सुवंग को घूर के देखने लगता है। तभी यहाँ पे शूट उसी रेस्टोरेंट के अंदर, जिस रेस्टोरेंट के अंदर ये सारे लोग अगर पिज्जा ऑर्डर करके पूरी तरह से मुफ्त का खाना पेल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर वो टेबल के पास ईजियन और बाइसा दोनों बाजू में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब ईजियन पूछने लगता है बाइसा जब तुम और मास्टर सुवंग यहाँ पर दोनों आ रहे थे तब तुम दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई, क्योंकि मैं देख सकता हूँ जब से मास्टर सुवंग इस रेस्टोरेंट के अंदर आ गए तब से सिर्फ तुम्हें ही पूरी तरह से घूर के देखे जा रहे हैं। तभी यहाँ पे शूट कुछ देर पहले का, तब हम देखते हैं हमारा मास्टर सुवंग बाइसा को पूछ चुका होता है तुम जरूर रेलम ऑफ गार्ड से हो ना। ये सुनने बाद बाइसा बोलने लगता है मास्टर सुवंग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रेलम ऑफ गार्ड्स नाम का चीज मैं पहले कभी भी नहीं सुना, और नाम से मुझे ऐसा लग रहा है ये जरूर कोई खाने की चीज होगा या पीने की चीज होगा, तो इसलिए मुझे सच सच बताओ मास्टर सुवंग हम रेस्टोरेंट के अंदर ही जा रहे हैं, अगर ये सच में कोई खाने का चीज हो तो मैं वहां पर जाने के बाद उसी को ऑर्डर करूंगा। ये सुने वो मास्टर सुवंग बोलने लगता है भाई साहब तुम्हें इतना भी ज्यादा मजा करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि वो खाने की चीज नहीं बल्कि एक प्लेस का नाम है, और जिस टेक्निक को यूज करके तुमने उस वुलियन को हरा दिया उस टेक्निक को इस दुनिया के अंदर कोई भी किसी को नहीं भी सीखा था, बल्कि उसी रिल्म ऑफ गार्ड के अंदर ही सिखाते हैं, तो इसलिए मुझे सच सच बताओ तुम जरूर वहां से ही हो ना। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है मास्टर सुवंग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और एक सेकंड आपको ये रिल्म ऑफ गार्ड्स के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में पता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आप भी वो रिल्म ऑफ गार्ड्स है, क्या मैं सच हूं? ये सुने के बाद कुछ देर तक दोनों कुछ भी नहीं बोलते, बस घूर के एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद मास्टर सुवंग बोलने लगता है भाई साहब ऐसा घूर के देखने की वजह से एक दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो इसीलिए रेस्टोरेंट के जाते हैं वहां पर मुफ्त का खाना पेलते हैं। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी है, तो चलो चलते हैं मास्टर सुवंग और इस रेलम ऑफ गार्ड जैसे बेकार की चीजें के बारे में पूरी तरह से भूल जाइए। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, तब हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर मास्टर सुवंग अपने मन ही मन सोचने था अरे बाप रे वो काफी ज्यादा रिस्की मूव था, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी को वो बाइसा के सामने पूरी तरह से रिवील ही कर चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन 3 गार्ड्स ने हम सारे गार्ड्स को धोखा दे के पूरी तरह से जान से मर डाला, वो तीनों गार्ड्स मिलकर कुछ बंदे को जरूर इस ह्यूमन रिम के अंदर बेच चुके होंगे हमारे सारे खोया हुआ स्पिरिट वेपन्स को ढूंढने के लिए और अपना बनाने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है ये बाइसा भी उन सारे लोगों में से एक होने की चांसेस भी है। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे पूरा यकीन है कि ये मास्टर सुवंग भी कोई गार्ड रिम का बंदा ही होगा, और ये मास्टर सुवंग मेरे पिछले जिंदगी के दोस्त भी हो सकते हैं या दुश्मन भी हो सकता है, और मुझे अपना पिछले जिंदगी में कोई बंदा पीछे से आकर पूरी तरह से धोखा देके मार डाला, और वो बंदा मेरा दोस्त भी हो सकता है या दुश्मन भी हो सकता है, तो इसीलिए मुझे वो रेलम ऑफ गार्ड्स के अंदर कोई भी बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए अभी के लिए। इसके बाद ये दोनों एक ही समय पर एक ही चीज अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जब तक उस बंदे के आइडेंटिटी के बारे में मुझे पूरी तरह से पता नहीं चलता तब तक मैं अपने आइडेंटिटी के बारे में उसको बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा। उतने में इसके पीछे से वो डुओ आ जाता, आने तुरंत बाद पूछने लगता है कि भाई साहब मैंने सुना था कि तुम 6 महीने पहले एक बड़ा सा नाला बने थे और 6 महीने के बाद इतना बड़ा जीनियस बन चुके हो, ऐसा कैसे कर चुके हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो, क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। ये सुनने के बाद लांगशिया पूछने लगता हाँ भाई साहब मुझे भी इसके बारे में जानना, और इसके
साथ साथ ही मुझे एक और चीज के बारे में जाना, और वो चीज है कि तुमने अपना अल्केमी स्किल्स किसके पास सीख चुके हो, क्योंकि तुमने अपना अल्केमी स्किल को यूज करके कुछ पिल्स और कुछ पोशंस बना के 3 दिन के अंदर अंदर वुलियांग जितना ताकतवर बन चुके हो। ये सुने बस सायरन भी पूछने लगता है, हाँ भाई साहब मुझे भी तुम्हारे मास्टर के बारे में जाना है, क्योंकि मैं भी जाकर तुम्हारे मास्टर के पास अल्केमी स्किल सीखना चाहता हूँ। ये सारे बात सुने बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने था, अरे बाप रे, ये सारे लोगों को ये क्वेश्चन अभी पूछना था क्या? एक बंदे को चैन से पिज्जा भी नहीं खाने देते ये दुनिया। ये सोचने तुरंत बाद भाई साहब सारे लोगों को बताने लगता है, और तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में इतना ही जाना है तो मैं बता ही देता हूँ। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग आके पूरी तरह से चमकने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि बता दो जल्दी बता दो, मैं और बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब बोलने लगता है कि मेरे मास्टर और कहीं पर नहीं बल्कि यहाँ पर ही है, और मेरे मास्टर और कहीं नहीं बल्कि वही बंदा है। ये बोल के एक बंदे की तरफ अपना उंगली दिखाने लगता है। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि इजी रेस्टोरेंट का वेटर होता है, और वो एक सुप्रीम पिज्जा लेके आ चुका होता है। और तभी सायरन पीछे मुड़कर देखने लगता है। देखने के तुरंत बाद वहाँ पर भाई साहब पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। इसे देखने के बाद पूरी तरह से हिल जाता है और चिल्लाने लगता है कि भाई साहब भाग गए ऐसे। और तभी हम देखते हैं हमारा भाई साहब पिज्जा को लेके उस कमरे के बाहर की तरफ आ चुका होता है। आने के तुरंत बाद अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं वो सुप्रीम पिज्जा को बिल्कुल ही खा नहीं पाया, पर मुझे करने के लिए काफी ज्यादा काम है, तो इसीलिए मुझे वो सारे काम के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। और तभी आप ऐसी शूट होता है वुलियांग की तरफ, वो एक सेल के अंदर पूरी तरह से उसे चेन से बांध दिया होता है, और वही सेल के अंदर हमारा चुटकू भी आ चुका होता है। और वहां पर आने के बाद चुटकू सब भी उस वुलियांग के थोड़ा दूर जाते, जाने के तुरंत बाद अपने मुंह के अंदर से एक बड़ा सा एनर्जी को गोले को बाहर निकालती है। और तभी हम देखते हैं कुछ देर के बाद वो छोटा सा गोला बड़ा सा गोले के अंदर से बदल जाती है, और उसी गोले के अंदर से हमारा भाई साहब बाहर आ जाता है। आने के तुरंत बाद बोलने लगता है कि हे ब्रो व्हाट्सअप हाउ आर थिंग्स हियर। और भाई साहब को वहां पर देखने के बाद वुलियांग को पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं, तुम तू 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 यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मैं पूछने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ ब्रो, तो इसीलिए मुझे साथ साथ बता दो तुमको वो डार्कनेस टेक्निक किसने सिखाया और तुम कहाँ पर सीख चुके हो वो टेक्निक को। ये सुनने बाद वुलियांग बोलने लगता है, क्या तुझे पता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो उसके बाद तुम्हें यही पर जान से मार डाल दिया जाएगा हमारा अकाडेमी के रूल्स के मुताबिक। फिर भी तुमने इतना बड़ा रिस्क लेके सिर्फ ये बेकार क्वेश्चन को मुझे पूछने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? और मैं उस क्वेश्चन को इसीलिए बेकार बोल रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर काफी सिंपल है, मुझे कोई भी डार्कनेस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए दाफा हो जाए ऐसे। ये सुनने बाद भाई साहब बोले हाँ मुझे ही पहले से पता था कि तुम इतना आसान से इसका आंसर बिल्कुल ही नहीं देने वाला, तो इसलिए मैं भी पहले ही थोड़ा बहुत होमवर्क करके आया हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उस टेक्निक को तुमको किसी और ने नहीं बल्कि डेलीगेसी क्लब वाले बंदे ही सिखा चुके होंगे, क्योंकि वो लोगों को जरूर कुछ ऐसा चाहिए होगा, वो भी इसी अकेडमी के अंदर का चीज या आदमी, वरना वो डेलीगेसी क्लब वाला यंग मास्टर यानी वो यंग मास्टर या तुम्हारा अंडरलिंग यानी वो वानलिंग के साथ इतना क्लोज से बिल्कुल भी नहीं रहता। और उतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी पता है कि वो बर्बाद हुआ घर के अंदर वो खतरनाक का फॉर्मेशन बनाने में भी वो सारे लोगों का मदद तुम भी कर चुके हो। इसका मतलब हमारे अकेडमी के वो सारे डिसेबल मिसिंग के केस के अंदर का सस्पेक्ट तुम भी हो। ये सुने बाद वुलियांग के पूरी तरह फट जाते, इसके वजह से चिल्लाने लगते तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, तुम्हें यहाँ पर आकर पूरा एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब अपना चुटकू भी इसकी एनर्जी फॉर्म में ला लेता, लाने तुरंत बाद पूछने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछे वो सिर्फ मैं ही हूँ, तो इसलिए मुझे सच सच बता दो वो सारे डेलीगेसी क्लब वाले मेंबर्स के अंदर किस बंदे ने तुम्हें ये टेक्निक को सिखा चुका है, वरना मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम कल का सूरज बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। और ये सुने बाद वुलियांग पूरी तरह से फट जाती, इसके बाद चिल्लाना लगता है नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मैं सच सच सब कुछ बता देता हूँ। आज तुमने सही गेस किया, मुझे वो डार्क टेक्निक को किसी और ने नहीं बल्कि डेलीगेसी क्लब वाले बंदे सिखा चुके हैं। और ये सारे डार्क टेक्निक के बदले उन सारे लोग ने मुझसे एक पर्सन को ढूंढने के लिए बोला था, जो पर्सन इसी अकेडमी के अंदर छुपा पड़ा था, और उन लोगों ने ये बोला था कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पिज्जा एम्पायर की ड्यूक है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो ड्यूक नहीं बल्कि उससे भी हाई लेवल की पोजीशन वाली होगी उसी एम्पायर की। और अभी तक मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वो पर्सन लड़का है या लड़की। ये सुने के बाद भाई साहब पूछने लगता है क्या 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 पिज्जा एम्पायर की इतना इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर ऐसी बात है वो जरूर कोई प्रिंस या प्रिंसेस होगी, पर वो लोग पिज्जा एम्पायर की इतना इंपॉर्टेंट पर्सन थे, क्या चाहते हैं इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत डिटेल में बताओ। ये सुने बाद वुलियांग बोलने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वो डेलीगेसी क्लब वाले बंदे भी इसके पीछे का मास्टरमाइंड नहीं बल्कि उसके पीछे का कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, और उसी मास्टरमाइंड ने ये सारे डेलीगेसी क्लब वाले बंदों को ये सारे डायरेक्ट टेक्निक सिखा के मेरे पास भेज चुका है। और मैंने भी उस मास्टरमाइंड कभी भी पहले नहीं देखा, पर मैंने उस यंग मास्टर जियान को उस मास्टरमाइंड से बात करते हुए देखा था, और वो यंग मास्टर जियान उस मास्टरमाइंड को गार्ड्स मैसेंजर बुलाता, तो उतना ही मुझे पता था, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। और तभी हम देखते हैं वुलियांग के पीछे कोई बंदा आ चुका होता, आने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक इसके ऊपर करके इसको पूरी तरह से वहीं पर जान से मार डालता है, और वो अटैक बैसा को भी लगने वाला होता है, पर इस अटैक को देखने के बाद बैसा उसको आसानी से हवा में उड़कर डांस कर लेता है, और इसके बाद नीचे आने के बाद बैसा उस अटैक करने वाले बंदे की तरफ देखते हैं। तब हम देखते हैं वो अटैक करने वाला बंदा उस दीवार के अंदर से घुसकर अदर साइड की तरफ ऑलरेडी जा चुका होता है। ये देखने तुरंत बाद बैसा वहां पर आकर उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसके बाद ये बोलने लगता है कि तेरे जैसा मुझे इस जैसा टेक्निक नहीं आता,
बल्कि मुझे ये की आता है कि वो ही तोड़ना फोड़ना और जान से मार डालना। ये सुने तुरंत बाद वो बंदे की फट जाती है, इसके वजह से भागो ब्रो बोल के वहां से काफी तेज से भागने लगता है। ये देखने तुरंत बाद भाई साहब उस बंदे का काफी तेज से पीछा कर रहा होता है, करते करते बोल रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम आज मेरे से भाग पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुझे चुपचाप मेरे से सरेंडर हो जाओ, उसके बाद मैं तुझे एक आसानी से मौत दूंगा। तभी हम उस भागने वाले बंदे की तरफ देखते, वो भागते भागते चिल्ला रहा होता है जा बे साले जा, क्या तुझे सच में लगता है ऐसा बोलने की वजह से कोई बंदा रुक जाएगा? और तभी हम देखते हैं वो भाई साहब किसी और रास्ते से आकर इस बंदे के सामने आकर पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे ऐसा लगा था कि तुम इसके वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, उतने में मैं किसी और शॉर्टकट से आऊंगा, आने के तुरंत बाद यहाँ पर आकर मैं तुझे रोक लूंगा, देखो रोक लिया। और तभी हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि बाव शिया नहीं होता। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हम सारे लोग इसको पहले काफी बार देख चुके हैं, पर हमारा भाई साहब पहले इसको बिल्कुल भी नहीं देख चुका होता है, इसीलिए उसे देखने के बाद बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है तुम जरूर कोई डेलीगेसी क्लब का मेंबर होगा, इसीलिए तुम्हें हमारे अकेडमी के रूट्स के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसीलिए तुमने यहाँ पर आकर आसानी से उस विलियम को मार दिया, उसके बाद आसानी से यहाँ पर जा भी रहे हो, पर अब भागने के लिए कुछ ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो इसीलिए चुपचाप मेरे साथ आ जा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। ये सुनने पर हंसते हुए बावशियान बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा भाई साहब तुम्हें, क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरे भागने के रास्ते के बारे में पहले पता चल चुका और यहाँ पर आकर तुम्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हो। और सिर्फ मेरा रास्ता ब्लॉक करने की वजह से ही मैं तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पकड़ने जितना होगा तेरे पास बिल्कुल भी है ही नहीं है। ये सारे बात सुनने के बाद भाई साहब ने मानी सोचने लगता है इस बंदे के फेस को मैं पहले ही कभी बार देख चुका हूँ, पर कहाँ पर मुझे ये बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। ये वहाँ पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी हम देखते हैं वो बावशियान नीचे बैठकर जमीन के ऊपर एक डार्क टेक्निक को यूज कर रहा होता, करते करते बोल रहा होता है क्या तुझे सच में लगता है मैं यहाँ पर सिर्फ उस यूलिया को मारने के लिए आया हूँ? अगर तुम सच में ऐसे सोचो तो पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि मेरा असली टारगेट सिर्फ तुम ही हो। ये बोलने के तुरंत बाद ही उस बाइसा के नीचे से काफी बड़ा ऐसा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और उसी फॉर्मेशन के अंदर काले काले चीज बाहर आने लगता है। तभी हम देखते हैं बाइसा बिल्कुल ही मूव ही नहीं कर पा रहा होता है। इसे देखने के बाद ये बाइसा अपने मनी मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये तो स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन है, इसे लगाने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे ने पहले ही यहाँ पर आकर स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को बना चुका है। इसका मतलब ये कि ये बंदा मुझे जानबूझ के यहाँ पर लेकर है स्ट्रैप के अंदर फंसाने का, और मैं बेवकूफ जैसा आकर यहाँ पर स्ट्रैप के अंदर फंस गया। और इसे देखने के बाद ये बावशियान बोला होता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका है ऑलरेडी। हाँ तुमने सही सोचा, ये स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन ही है। अगर कोई भी बंदा इस फॉर्मेशन के अंदर अगर फंस गया तो उसके बाद वो एक भी इंच मूव नहीं कर पाएगा, उसके साथ साथ ही वो 1% का स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी यूज ही नहीं कर पाएगा। और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा देर तक उस फॉर्मेशन के अंदर जिंदा नहीं रहने वाले हो। ये बोलने के तुरंत बाद कुछ बंदे को वहां पर बुला लेते हैं और वो लोग वहां पर आने के तुरंत बाद ही बाइसा की तरफ बनने लगते हैं अटैक करके उसे जान से मारने के लिए। और उस सारे लोगों को देखने के बाद बाइसा बोल रहा होता है ओके ओके मारना ही पड़ेगा भाई, तुमने मुझे मारने के लिए इतना सारे कमाल कमाल के असैसिन्स को बुला चुके हो और मैं देख सकता हूँ वो सारे असैसिन्स के ऊपर फॉरबिडन टैलिस्मैन भी लगा हुआ है। इसका मतलब तुम मुझे एक हफ्ते से नहीं बल्कि काफी महीने से मारना चाहते होगे। ये बोल ही रहा होता। तभी हम देखते वो चारों असैसिन्स बाइसा के पास आकर बाइसा पर अटैक करना चालू कर देते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद बाइसा भी काफी मुश्किल से वो सारे अटैक्स को जैसे तैसे करके डांस कर रहा होता है। और ऐसा करते करते बाइसा अपने मनी में सोचने लगता है अरे यार ये चारों लोग काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोच ही रहा होता। तभी एक बंदे की तलवार आकर इसकी छाती के ऊपर तोड़ा लग जाता है, इसके वजह से इसका छाती के ऊपर की थोड़ा शर्ट कट जाती है। इसके तुरंत बाद इसके अंदर का वो कमाल का मैजिकल आर्टिफैक्ट बाहर आ जाता है, उसके शर्ट के अंदर से नहीं बल्कि उसके बॉडी के अंदर से। इसे देखने के बाद बाइसा अपने मनी में सोचने लगता है ये तो वही मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसको मुझे ईजिया ने दिया था, पर ये तो पहले ये कप जैसा दिख रहा था पर अब ये तो एक लॉकेट जैसा बन गया, ये ऐसा कैसे हो गया? ये सोच ही रहा था। तभी वो लॉकेट हवा में उड़ने लगती है। इसके तुरंत बाद वो लॉकेट चारों ओर एक जोरदार एनर्जी को रिलीज कर लेती है। इसके वजह से वो चारों ओर से काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद वो फॉर्मेशन की एनर्जी भी थोड़ा कम होने लगती है। इसे देखने तुरंत बाद ये बावशियान अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे किस तरह का मैजिकल आर्टिफैक्ट है, क्योंकि इतना खतरनाक एनर्जी को बाहर रिलीज कर रहा है और उसके साथ साथ ही मेरा स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से हिला के रख दिया। इसके वजह से वो फॉर्मेशन बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा पहले जैसा, क्योंकि इसके वजह से अब बाइसा पूरी तरह से अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकता है। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते वो अपना लॉकेट यानी वो फेमिलियर बिस्ट वाला लॉकेट को बाहर निकलता है। निकलने के तुरंत बाद अपना चुटकू बिस्ट को बाहर बुला लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अब तुम्हारा बैंड बजाने का समय आ चुका है। ये सुनने के बाद वो बावशियान बिल्कुल ही हार नहीं मानता, वो फिर से वो फॉर्मेशन को बनाने के ऊपर लग जाते हैं। ये देखने के बाद बाइसा बोलने लगता है क्या तो सच में लगता है मैं तुम्हें ऐसा फिर से करने दूंगा, ये नया मुनाना ऐसा सपने भी नहीं होने वाले। ये बोल के अपना चुटकू भी इसको ऑर्डर देने लगता है उसे अटैक करने के लिए। ये सुनने तुरंत बाद ये चुटकू सब भी अपना पूरा एनर्जी को यूज करके एक छोटा सा एनर्जी के गोला जैसा बनाने लगता है। बनाने के तुरंत बाद उसे उस बावशियान की तरफ फेंक देती है और तभी हम देखते हैं इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।